सवेरे पाकिस्तान के साथ ही सुबह खैर, और मैं हूं आपकी होस्ट सरवत वलीम। आज सुबह एक अच्छी सी बात, बेहतरीन सी बात, एक अच्छा सा लेसन जो अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाया जा सकता है, वो है इज्जत देना। इज्जत सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं, इज्जत बच्चों को भी दी जा सकती है, इज्जत अपने एज फेलोज को भी दी जा सकती है। इज्जत अगर आप किसी को बिला तफरीक देंगे तो बदले में इज्जत ही कमाएंगे, अपना रुतबा बढ़ाएंगे, अपना कद बढ़ाएंगे, अपना किरदार बेहतर कर सकेंगे। और इज्जत के बारे में तो सबसे बेस्ट एक चीज़ कही जाती है कि अगर आपने किसी के बारे में जानना हो, किसी शख्स के बारे में अंदर से टटोलना हो कि वो शख्स कैसा है, तो उसको एक बार इज्जत देकर देखो। अगर तो वो शख्स अच्छे किरदार का मालिक है तो भी खुलकर सामने आ जाएगा, और अगर वो शख्स बुरे किरदार का मालिक है तो भी वो खुलकर सामने आ जाएगा। बस किसी को इज्जत देकर देखिए और उसके किरदार के बारे में आप सब जान जाएंगे। तो आज की अच्छी बात यही है कि इज्जत दीजिए, बिला तफरीक दीजिए, मुआशरे को बेहतर कीजिए, अपने बड़ों की इज्जत करें, अपने एज फेलोज की इज्जत करें, घर वालों की करें, मोहल्ले की, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ सबकी इज्जत करें, बच्चों की भी खास तौर पर इज्जत करें और अपने किरदार की बुलंदी के लिए कोशिशें करते रहें। इस अच्छी बात के साथ ही इज्जत की जब हम बात करते हैं तो बात होती है उस रिस्पेक्ट के हवाले से भी जो हमारे पूरे पाकिस्तान में देखने वाले व्यूअर्स हैं, उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि सुबह खैर या सुबह सवेरे पाकिस्तान के अंदर हम उनको तमाम अपडेट्स दें उससे रिलेटेड जो वाकई उनको इफेक्ट कर सकती हैं। उसमें सबसे बड़ी अपडेट होती है मौसम के हवाले से। तो चलिए मौसम के हवाले से अपने सारे देखने वालों को अपडेट कर देते हैं तमाम बड़े शहरों से मुतालिक। तो रुक करेंगे सबसे पहले हम लाहौर शहर का, जहां पर कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 43 रहेगा। इस्लामाबाद शहर का रुख करते हैं। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 होगा। कराची का मौसम कदरे मुख्तलिफ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कराची में भी कम से कम रहेगा 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 तक जाएगा। पेशावर की भी सेम यही सूरत हाल नजर आ रही है, क्योंकि वहाँ पर भी कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 44 डिग्री होगा। कोयटा में कुछ बेहतरी कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 तक जाएगा। तो मौसम की सूरत हाल थी, मौसम की अपडेट थी जो कि हमने आपके साथ शेयर की। मगर इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी अपडेट्स होती हैं जिनको हम ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस तरह से हाईलाइट नहीं हो पाती, जिस तरह से ऐसी बहुत सी चीज़ें हाईलाइट होती हैं जहां पर हमारा इंटरेस्ट होता है। तो हमारा इंटरेस्ट आजकल वर्ल्ड कप में है, क्रिकेट में है, और क्रिकेट के हवाले से कोई भी अपडेट आती है वो अच्छी हो या बुरी, हम लोगों की कोशिश होती है कि उस अपडेट को देखा जाए, जांचा जाए और परखा जाए कि इसकी क्या अपडेट होगी। मगर हमारे कुछ ऐसे साइलेंट या लेजेंड हीरोज़ भी मौजूद होते हैं जो हॉकी खेल रहे होते हैं, जो स्नूकर खेलते हैं, ये बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जिनके अंदर पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी उस तरह से आवाज़ हमारे सामने नहीं आती। सबसे ज़्यादा कोशिश और ख्वाहिश यही होती है कि हम किसी से भी हार जाएं, खुदा ना खासा, मगर भारत से नहीं हारे। यहाँ पर तो हमारे हीरो ने भारत को हरा दिया है। तो लेट्स गो टू बाबर मसीह, मिलते हैं बाबर मसीह से। पिंडी की तरफ आपको लिए चलेंगे, वहाँ पर हमारे नुमाइंदा इस्लामाबाद से मरियम मलिक मौजूद है इस बाबर मसीह के साथ। तो देखते हैं कि बाबर के साथ उनकी क्या गुफ्तगू हो रही है। जी मरियम। जी बिल्कुल, क्रिकेट के आलमी मेले के शोर शराबे में पाकिस्तान का बासलाहियत खिलाड़ी बाबर मसीह तो शायद कहीं खोकर रह गया। जी हाँ, बात की जा रही है बाबर मसीह की, जिन्होंने हाल ही में स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए और गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया था। लेकिन अवाम से लेकर हुकूमत तक कोई भी इनको मुबारकबाद देने के लिए नहीं पहुँचा। लेकिन 92 न्यूज़ अपने मेहमानों को नहीं भूलता, अपने कौमी हीरोज़ को नहीं भूलता, इसलिए आज वो हमारे मेहमान बने हैं। उनसे आज हम बात करेंगे वो फाइनल लम्हात क्या थे कि जब इनका मुकाबला हरीफ भारत के साथ मुकाबला था, उसके आमने सामने थे। उनसे बात करते हैं, देखते हैं उनके एक्सपीरियंस कहते थे। अस्सलाम वालेकुम बाबर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर बारी। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि आपका आखिरी मुकाबला जो आपका फ्रेम था वो लक्ष्मण के साथ है, रवायती हरीफ हमारे भारत है, जिसके साथ वैसी आवाम को बड़ी एक्साइटमेंट होती है। और तो पाकिस्तान ने क्रिकेट के मैदान में तो हमें मायूस किया है, लेकिन स्नूकर में आपने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। बताएं वो लम्हात कैसे थे, वो एक्सपीरियंस कैसा था और उस टाइम आपके माइंड में क्या चल रहा था? जी माशाल्लाह एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए। तो जब ये फ़ाइनल था तो फ़ाइनल में भी यही था कि इंशाल्लाह हम फ़ाइनल जीतेंगे, हमें पूरी उम्मीद थी और हम बहुत ज़्यादा मेहनत भी करके गए हुए थे। तो जब फ़ाइनल फ्रेम आया तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा था,
मगर ये कि एक दो शॉट्स ऐसे हुए, मगर ये कि जब मिस हुआ तो कुछ ऐसा लगा कि यार ये कहीं फ्रेम हाथ से ना निकल जाए, मगर ये कि मैं अपने यहाँ कॉन्फिडेंस और अपनी हिम्मत नहीं आ रहा, जिससे वो मैंने फ्रेम को जो ना 60 प्लस की मैंने ब्रेक की, जिससे मैंने उसको फ्रेम से ही बाहर निकाल दिया। अच्छा है कि आपने अपने नर्व्स पे कंट्रोल किया था, वरना पाकिस्तानी टीम क्रिकेट में तो स्पेशली अपने नर्व्स पे कंट्रोल नहीं करती। अच्छा, सेकंड ये है कि यकीनन किसी भी बड़ा मैच हो, उसका फाइनल हो तो एक्साइटमेंट इंसान को वैसी हो जाती है और खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुखालिफ हरीफ हों तो उनके साथ जीत का मज़ा और भी दुबाला हो जाता है, उस टाइम आपके माइंड में क्या चल रहा था, नर्व्स पे आपने कैसे कंट्रोल किया हुआ था? बस ये कॉन्फिडेंस तो एक तो बहुत अच्छा था और एक्सपीरियंस था, क्योंकि इनके साथ हमारे बहुत सारे मैच आए हैं कि हमें पता है कि इनको हमने कैसे पकड़ना है और कैसे इनसे मैच जीतना है। तो ये एक बड़ी टेक्निक होती है। तो ये टूर्नामेंट जो चैम्पियनशिप होती है, इसमें टेक्निक ही होती है इंसान की, जो दिमाग की होती है, तो वो साथ लेके मैं चाह रहा था, क्योंकि मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस था और जुल्फ़कार कादर मेरा पार्टनर था, तो उसको मैं गाइड भी कर रहा था और वो मेरी बात भी मान रहा था। तो ऐसे ही गाइड करते करते और ख़ुद भी अच्छा खेल रहा था, वो भी अच्छा खेल रहा था और उम्मीद थी कि हम इंडिया से फ़ाइनल जीतेंगे और वैसे ही हुआ है। अच्छा, फाइनल से पहले आपको ये एक फीलिंग्स आने लग गई थी कि आप जीतेंगे और जीत आपकी ही होगी? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि पहला फ्रेम मैं पंकज अडवाणी से खेला था, जिससे मैंने पंकज अडवाणी को जो है ना पहले फ्रेम में 2 बारियों में मैंने बारी नहीं दी और फ्रेम अपने नाम कर लिया था। दूसरा जुल्फ़कार कादर फ्रेम खेला, वो भी जीत गया। फिर हम 2 फ्रेम लूज़ हो गए, मगर फाइनल फ्रेम में हमने अपनी हिम्मत नहीं आ रही, अपना जज्बात नहीं आ रहा और 60 प्लस का मैंने ब्रेक किया, जिससे ये कि चैम्पियनशिप जो थी मैंने अपने नाम कर ली। जीत के मनाजिर तो बताएं, वो क्या मनाजिर थे जब आपको लग गया कि बस जी ये अब हमारे हाथ में ट्रॉफी अब हमें मिली कि मिली, वो क्या जज्बात है, वो ज़रा बताएं। वो तो सबको पता है कि एक इंसान की कैसी फीलिंग होती है। बहुत ज़्यादा खुशी थी कि बस ये फ़ाइनल फ्रेम तो अब अपने हाथ में आ गया और हम इंशाल्लाह जीत भी गए हैं और अपने पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर लिया, गोल्ड मेडल भी लेके जा रहे हैं। हर तरफ क्रिकेट फीवर चल रहा है, इतना बड़ा मुकाबला आप जीत कर आए, अपने नाम आपने किया, क्या कहते हैं, आवाम की तरफ से कोई अप्रिसिएशन नहीं थी, सोशल मीडिया पे भी इवन की कोई पोस्ट शेयर नहीं हुई? ये कि सारे लोग खैर मैच तो देख रहे थे कि सबको ये पता था कि बस वो एक बार कहते थे कि ये इंडिया से फ़ाइनल जीते। तो फिर ये कि हमारे फैंस बहुत ज़्यादा हैं, स्नूकर के, क्रिकेट के भी होंगे मगर स्नूकर के बहुत ज़्यादा हैं। तो सारे लोगों ने जब पता चला कि इंडिया को फ़ाइनल मार दिया तो उस टाइम बहुत ज़्यादा लोग खुश थे, मेरे फ़ैन भी बहुत खुश थे, मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे, मैं ख़ुद भी बहुत खुश था कि इंडिया को हमने फ़ाइनल मारा है। आपने भारत को हराया है, क्या कहते हैं, किसी हुकूमती शख्सियत का फ़ोन आया, कोई मैसेज मिला आपको? जी ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ, ना किसी का फ़ोन आया, ना किसी ने मुबारकबाद दी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। इवन कि इधर तक के कोई रिसीव करने भी नहीं आया। तो खान साहब तो ख़ुद खिलाड़ी हैं, वो सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स को, तो क्या कहते हैं, खान साहब की तरफ से भी कोई नहीं, और कोई भी ऐसी कोई बात हो किसी टीम के साथ, इवन कि क्रिकेट में मुकाबला, तो खान साहब ट्वीट करते हैं और बड़ा उसको सपोर्ट भी करते हैं, तो आप क्या समझते हैं, आपको आया और ना आने की वजह क्या है? जी ये तो हम तो नहीं कुछ कह सकते कि ना आने की वजह क्या है, मगर ये है कि हमें दिलो खुशी होगी जब वज़ीर-ए-आज़म साहब हमारे लिए भी कोई लफ्ज़ 2 बोलेंगे मुबारकबाद के लिए। हम भी सुनने को तरस गए हैं, क्योंकि जब भी हम जाते हैं हम जीत के आते हैं, मगर ऐसा अप्रिशिएट कोई नहीं करता। हम जितने भी खिलाड़ी थे सब ने उनको सपोर्ट किया और माशाल्लाह से वो वज़ीर-ए-आज़म साहब भी बन गए, वज़ीर-ए-आज़म साहब। तो हम बड़ा उनसे तवक्को रखते हैं कि वो इस खेल को भी थोड़ा सा सपोर्ट करें और आगे लेके जाएं। जैसे क्रिकेट है वो क्रिकेट भी देखा जा रहा है और स्नूकर को तो बाकी खेलों को भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे बाबर मसीह, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, लेकिन थोड़े से वो मायूस नज़र आते हैं। अवाम तो अवाम, हुकूमत की जानिब से भी और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी, क्योंकि वो ख़ुद भी एक स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं और क्रिकेट की तरफ इनका ये कहना है कि तवज्जो ज़्यादा दी जाती है। शायद यही वजह है कि हमारे खेल के बाकी मैदानों के अंदर से कोई अच्छी खुशखबरी नहीं देखने को मिलती, क्योंकि हमारी तवज्जो सिर्फ शायद एक क्रिकेट तक ही महदूद होकर रह गई है। जैसे बाबर ने भी कहा कि हमें भी सपोर्ट किया जाना चाहिए, पाकिस्तान का ये यूथ है, टैलेंट है, जो इसको आगे लेकर जाना चाहिए और यही पाकिस्तान का आगे नाम भी रोशन करते हैं। बाबर मसीह को हम 92 की जानिब से मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी थैंक यू सो मच मरियम, आपने हमें अपडेट किया एंड सुबह सवेरे पाकिस्तान की पूरी टीम की तरफ से भी बाबर मसीह को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस उनकी जीत के ऊपर। और इसी तरह से टैलेंट 92 न्यूज़ भी और सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम आपके सामने लाते रहेंगे।
हम अच्छी बातों की बात करते हैं तो उसमें जब हम सियासी माहौल की तरफ जाते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी खबरें भी होती हैं जो शायद खून जलाने के लिए होती हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई करने के लिए होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें सियासी हलकों से कुछ ऐसी ही खबरें भी मिल रही हैं। तो लेट्स गो टू इस्लामाबाद। हमें हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं सुहेल भट्टी साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे जानते हैं कि आज मौसम तो वैसे चूंकि उसका पारा हाई है, मगर आवाम का पारा हाई करने के लिए उनके पास कौन सी खबरें हैं वो उन्हीं से जान लेते हैं। जी भट्टी साहब। जी सर, आवाम का पारा हाई करने के लिए भी हम स्टोरी शेयर करेंगे, लेकिन उसके साथ आज हमारे पास आवाम के लिए एक अच्छी खबर भी है। जो रोज़ाना आप जिक्र करती हैं अच्छी खबर का, तो आज आवाम के लिए एक इंतहाई अच्छी खबर भी मौजूद है। मामला ये कि आइंदा इनके रवा माली साल का जो शुरू हो चुका है उसका बजट हुकूमत ने तैयार किया। बहुत से नए टैक्स भी आयद किए गए और टैक्सेशन को जो सिस्टम है उसको रैशनलाइज भी किया गया, जिसके नतीजे में इस वक्त न सिर्फ एक आम आदमी महंगाई से बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है, बल्कि मुख्तलिफ मुख्तलिफ शोबों के अंदर काम करने वाले अफराद को भी बहुत सी कारोबारी मुश्किलात का सामना है। बात करें तो जो मुख्तलिफ टैक्स आयद किए गए तो मुख्तलिफ शोबों के अंदर उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। हम देखते हैं कि हुकूमत ने विद होल्डिंग टैक्स मुख्तलिफ अशिया के ऊपर बढ़ाया, फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, तो जिसके नतीजे में फौरी तौर के ऊपर कारों की कीमत में इजाफा हो गया, गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो गया। जो कारों की कीमत में इजाफा तकरीबन 20,000 रुपये से लेके 3.5 लाख रुपए तक का इजाफा हुआ। इसी तरह हम बात करें, मोटरसाइकिल भी महंगे होने जा रहे हैं, इसी तरह ट्रैक्टर भी महंगे होने जा रहे हैं। तो ये गाड़ियाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हमारे मुल्क में हमारे सामने है। इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जो इस्तेमाल शुदा आती थी उनके लिए पॉलिसी पहले ही इतनी टाइट कर दी गई थी कि उनकी जो 20 से 24% उनका मार्केट शेयर था वो कम हो चुका है। लिहाजा लोकल गाड़ियों के ऊपर हुकूमत आवाम का इन्हिसार बढ़ना था, लेकिन वहाँ पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी ने और टैक्स की वजह से वो गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं। उसके बाद हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो मुख्तलिफ अशिया इस्तेमाल करते हैं, हम मुख्तलिफ स्टोर्स पर जाएँ तो उनकी 1 जुलाई और उससे पहले ही उसकी अशिया की कीमतों में इजाफा किया जा चुका है। जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, दूध की बात कर लें, दालों की बात कर लें या बेवरेजेस की बात कर लें, वो भी महंगी की जा चुकी हैं। उसके साथ हम बात करते हैं कि जो तमीराती इंडस्ट्री है उसके अंदर भी जो टैक्सों की वजह से हर मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। सीमेंट के ऊपर भी टैक्स बढ़ाया, सीमेंट की फी बोरी अगरचे महंगी की गई, लेकिन आज से मुल्क भर के अंदर सीमेंट का एक नया बहरान सर उठा रहा है, क्योंकि हुकूमत ने, इनके एफबीआर ने जो सीमेंट के डीलर से उनके लिए कुछ नई शराइत आयद की, और वो उन शराइत को जिसके अंदर बिलखसूस शनाख्ती कार्ड की शर्त शामिल है वो उसको पूरा करने का तैयार नहीं है। पहले 1 जुलाई से हड़ताल करने की कॉल दी गई थी, लेकिन उसको फिर आज तक मौखर किया गया, और आज से मुल्क भर के अंदर जो सीमेंट के डीलर्स हैं उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया है, और वो सीमेंट फैक्ट्रियों से आज सीमेंट नहीं उठाएंगे, सीमेंट की खरीदारी नहीं करेंगे। 1 लाख टन यौमिया मुख्तलिफ जो फैक्ट्री हैं मुल्क भर के अंदर, उनसे ये डीलर सीमेंट खरीदते हैं और फिर वो मार्केट में फरोख्त के लिए पहुंचती है। तो आज से उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो ये सीमेंट नहीं उठाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो सीमेंट मार्केट में मौजूद है उसकी डिमांड बढ़ेगी, कीमत में मजीद उसका इजाफा होगा। ठीक है भट्टी साहब, जो मजदूर तबका काम कर रहा है इन फैक्ट्रीज के अंदर, इन शॉप्स के ऊपर टैक्सेस की तो भरमार हो गई है, क्या उनके मालिकान की तरफ, ताजरों की तरफ से कोई उनकी तनख्वाह में भी इजाफा हुआ है? कोई गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि मजदूरों की तनख्वाह भी बढ़ाई जाएगी? देखिए, ऐसा ताहाल कोई आसार नहीं है, चूँकि ताजर ख़ुद बहुत परेशान है। तो ऐसे सूरत हाल के अंदर उनकी मज़दूरों की तनख्वाहों में इजाफे का तो वो कोई आसार दिखाई नहीं देते। इजाफा तो उस वक्त होगा, लेकिन इस वक्त मज़दूरों को जो सबसे बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है, जो टेक्सटाइल के शोबे के ऊपर 17% GST आयद किया गया। टेक्सटाइल शोबे के जो मालकान हैं वो भी हड़ताल पर हैं, टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हैं। मज़दूरों की तनख्वाहों में इजाफा का मामला तो बाद में था, लेकिन इस वक्त उन्हें जो है वो उजरत भी नहीं मिल पा रही, क्योंकि वो स्ट्राइक की वजह से घरों पर बैठे हुए हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का। ये भट्टी साहब जो आप खबर दे रहे हैं, ये तो मतलब इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। टैक्सेस की भरमार होती जा रही है। अब देख रहे हैं जुलाई जब से स्टार्ट हुआ है, अब नए मजीद टैक्सेस आ गए हैं। जून तक हमने देखा था, उससे पहले टैक्सेस थे। तो लेट्स सी कि मजदूरों की तनख्वाह भी खान साहब इसी रेशियो से बढ़ाते हैं जिस तरह से टैक्स बढ़ा रहे हैं क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, इसको तो डाइजेस्ट करना मुश्किल है। जो सेकंड, जो अच्छी खबर है हमारे नाज़रीन के लिए, आप वो हमें बता दीजिए ताकि कुछ मामला 50-50 पे चला जाए। जी, अच्छी खबर ये मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, अगरचे के
करोड़ों नौकरियां फराहम करने का वादा तो किया था, लेकिन उसके अभी हालात कुछ ऐसे नहीं बन पाए। लेकिन नई सरकारी नौकरियों के हवाले से जो मामला था वो भी काफ़ी पेचीदा सूरत हाल थी। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में जो मुख्तलिफ सरकारी कंपनियों, इदारों, वफाकी वजारतों और डिवीज़न में जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जिन अफराद को भर्ती किया गया था उन्हें हुकूमत ने रेगुलराइज यानी मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी है। और इस सिलसिले के अंदर वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए इदाराजाती इस्लाहात की सरबराही में एक कमेटी कायम की गई है, जिसके अंदर दीगर 5 वजारतों के सेक्रेटरी साहिबान को उसके अंदर शामिल किया गया है। ये मामला था बुनियादी तौर के ऊपर पावर सेक्टर की कंपनियों के अंदर जो 12,000 से ज़ायद मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए गए थे उनको रेगुलराइज करने का। लेकिन जब ये मामला वफाकी काबीना के सामने टेकअप हुआ था तो कुछ दीगर वज़रा ने यह मामला टेकअप किया कि सिर्फ पावर सेक्टर की कंपनियों के अंदर मुलाजमीन को रेगुलराइज नहीं करना चाहिए, बल्कि जो मुख्तलिफ वजारतों और डिवीज़न के अंदर जो अफराद कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात किए गए ग्रेड 1 से 17 तक और जो अपना टाइम 2 साल का पूरा कर चुके हैं, उनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से उनके कंडक्ट को मद्देनजर रखते हुए उन्हें भी रेगुलराइज करना चाहिए। तो उनकी इस तजवीज़ से इत्तफाक किया गया, जिसके बाद न सिर्फ तकसीम कार कंपनियों बल्कि वफाकी वजारतों, डिवीज़न और दीगर सरकारी कंपनियों के अंदर भी वो लोग जो अपना कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंट हुए थे यानी कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में और वो 2 साल का अरसा पूरा कर चुके हैं, इस दौरान उन्होंने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, खबर तो बहुत अच्छी है, तो उन सबको अब हुकूमत रेगुलराइज करने जा रही है। यानी खबर तो बहुत अच्छी है, इतने हजारों की तादाद में मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जा रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस थे। ये बता दें कमेटी भी कायम कर दी गई है। कमेटी अपना काम कब से शुरू करेगी और कितने अरसे में ये रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भेजी जाएगी, जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि इतने मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए? जी, इस कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है, ठीक है। और बिलखसूस इस कमेटी के जिम्मे ये भी एक टास्क था कि उन्होंने ना सिर्फ सारा क्राइटेरिया तय करना है, उन्होंने बल्कि गाइडलाइंस देनी है कि इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, और उसके साथ ये भी इस बात का भी तयन करना है कि इन 16,000 से ज़ायद मुलाजमीन को रेगुलराइज करने के नतीजे में कौमी ख़जाने के ऊपर कितना उसका इम्पैक्ट होगा उसका भी अंदाज़ा लगाया जा चुका है। तकरीबन 6 अरब से ज़्यादा सालाना उसका इम्पैक्ट होगा। गाइडलाइंस की तैयारी का अमल शुरू किया जा चुका है। 1 माह के अंदर ये गाइडलाइंस वफाकी काबीना को पेश की जाएंगी और उसके बाद तमाम कंपनीज को, वफाकी वजारतों को, डिवीजन को कहा जाएगा कि इन गाइडलाइंस के मुताबिक इन तमाम अफराद को जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर चुके हैं उन्हें मुस्तकिल कर दिया जाए। बिल्कुल, करोड़ों नौकरियों का वादा जरूर खान साहब की तरफ से किया गया था, बट अ वेरी गुड स्टेप जो इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से उठाया जा रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट पे बेस मुलाजमीन थे उसमें कोई फर्क नहीं रखा गया कि वो किस गवर्नमेंट के दौरान या किस दौरे हुकूमत में उनको भर्ती किया गया था। नून लीग के दौर में जो भर्ती होने वाले 12,000 मुलाजमीन उनका फैसला किया गया, दीगर वजारतों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच भट्टी साहब, आपने हमें बड़ी अच्छी खबर तो डाइजेस्ट करना मुश्किल था, मगर इस खबर ने शायद कुछ मामला कहीं पर हल्का फुल्का कर दिया हो कि अच्छी खबरें भी आना शुरू हो गई हैं इस वक्त हमें शहर इक़्तिदार से। अज़्म, हिम्मत और पुख्ता इरादा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। लाहौर की दुआ खान ने इसी बात को सच कर दिखाया। 23 साला बाहिम्मत लड़की ने मुआशरे की तंग नजरी और नारवा रवैये को आड़े ना आने दिया और साबित कर दिया कि मुआशरे में खवातीन मर्दों से कम नहीं। लाहौर के इलाके शाम नगर में बाहिम्मत लड़की ने कर्ज और किस्तों पर ली गई अशिया से बर्गर और शवारमा कैंसर के बायस इंतकाल कर गया, जबकि उसके वालिद आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला होने के बायस काम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनकी बेटी मेहनत करके अपने और पूरे घर की कफालत कर रही है। जहां घर वालों की कफालत के जिम्मे और माली मुश्किलात ने दुआ को परेशान कर रखा है, वहीं ये बहादुर और पुरअज़्म बिन्नते हव्वा पुलिस और लड़कों की बदतमीजी से परेशान है। लोग दुआ पर आवाजें कसते हैं, इसकी परेशानी और दुखों में मजीद इजाफे का सबब बनती है। माली और मुआशरती मुश्किलात के बावजूद दुआ पुरअज़्म है कि वो रिज़्क़े हलाल कमाते हुए ख़वातीन के लिए अज़्म व हिम्मत की मिसाल कायम करेंगी।
जब हम बात करते हैं बेटियों की, जब हम बात करते हैं माँओं की, जब हम बात करते हैं बहनों की, तो हमारे जहन में एक ही इमेज आता है कि शायद वो घर की चार दीवारी के अंदर रहती हैं, शायद वो अपने घर का बोझ नहीं उठा सकती, शायद ये माशरा उन्हें कबूल नहीं करता, या शायद वो इस हद तक मजबूत नहीं होती, इसी वजह से माशरे की मुश्किलात से वो टकरा नहीं सकती। मगर कुछ बहादुर, कुछ ऐसी मासूम ज़रूर होती हैं मगर बहादुर बच्चियाँ हमारे आसपास, ऐसी बेटियाँ हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहती हैं किसी न किसी शक्ल में, जो अपने घर का सहारा होती हैं, अपने वालिदैन का सहारा होती हैं, अपनी बहनों के लिए बाप का भी किरदार अदा करती हैं, अपने भाइयों के लिए एक भाई का किरदार भी अदा करती हैं, अपनी माँ के लिए एक सरपरस्त का किरदार भी अदा कर रही होती हैं उस घर के लिए। मगर ये माशरा हमें जीने क्यों नहीं देता? ये माशरा उन बच्चियों को कबूल क्यों नहीं करता जो इनसे लड़ जाने की क़ुव्वत रखती हैं, इनसे लड़ जाने की हिम्मत रखती हैं, माशरे की तलखियों से टकरा जाती हैं मगर कभी भी रेज़ा रेज़ा नहीं होती, हमेशा एक पहाड़ की मानंद, एक मज़बूत पहाड़ की मानंद, एक चट्टान की मानंद हमेशा वहीं पर खड़ी रहती हैं जहाँ से वो शुरू करती हैं, मगर डरती नहीं हैं उन लहरों से जो आपके, मेरे या इस माशरे के लोग उनके लिए तुंदो तेज़ लहरों की तरह साबित होते हैं, उन पर अटैक करते हैं। वो अटैक किसी भी शक्ल में हो सकता है, वो उनके तल्ख जुमले हो सकते हैं, तल्ख हकीकतें हो सकती हैं, ताने हो सकते हैं, आवाज़ें कस रहे होते हैं, मगर वो हमेशा एक बहादुर बच्ची, एक बहादुर चट्टान, एक मजबूत पहाड़ की मानंद हमारे सामने खड़ी रहती है, हमारे लिए एक मिसाल बन जाती है। ऐसी एक बहादुर बेटी से, एक लड़की से, एक उस लड़की से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो इन माशरे की तल्ख हकीकतों से आज भी लड़ रही है, जो लोगों की बातें भी सुनती है मगर उसके कदम लड़खड़ाते नहीं हैं। तो मिलते हैं, आज हमारे साथ दुआ खान मौजूद हैं, दुआ को वेलकम करेंगे। बड़ी बाहिम्मत बेटी है, बाहिम्मत लड़की हैं और इनके साथ साथ मनाहिल मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं, ये समाजी कारकुन भी हैं और ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। इसके हमरा हमारे साथ खुबैब कयानी साहब मौजूद हैं, आपको भी सर वेलकम करेंगे। ये माहिर नफ्सियात हैं, लोगों की साइकोलॉजी से मुतालिक इनसे भी बात करेंगे, मगर सबसे पहले शुरुआत करेंगे उस बच्ची से जो वाकई इसका हक़ रखती है। दुआ, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए आप क्या करती हैं? अभी आपके साथ शेयर करने से पहले, बात करने से पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी आपसे मुतालिक एक रिपोर्ट भी बना के लोगों के साथ शेयर की है। आप क्या करती हैं, क्यों करती हैं और किस लिए करती हैं? मैं बर्गर शवारमा का पॉइंट चला रही हूँ, मुझे 4 मंथ्स हो गए हैं। ठीक है। मैं अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर रही हूँ। मेरे बड़े भाई इस दुनिया में नहीं रहे, उनको कैंसर हो गया था। मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती, मम्मा को भी हार्ट प्रॉब्लम है, मम्मा की तबीयत भी नहीं ठीक रहती। मैं बड़ी हूँ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है। मैंने मम्मा को कहा, बाबा को कहा कि मैं आपका बेटा बन के दिखाऊँगी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनको कभी शिकायत ना दूँ, लेकिन ये दुनिया मुझे बहुत तकलीफ देती है। घबराना नहीं है दुआ, लेकिन आपकी आवाज़ में मुझे वो आवाज़ में आपकी गरज चाहिए जो देखने वाले मर्दों को डरा देती है। मैं इनसे डरती नहीं हूँ, मैं इनसे डरती नहीं हूँ। मुझे इन पे अफसोस होता है कि क्यों नहीं समझते, क्यों पॉजिटिविटी नहीं है इनके माइंड में, क्यों नेगेटिव ही सोचते हैं। ये क्यों नहीं सोचते कि एक औरत मेहनत कर सकती है, वो अपने घर वालों के लिए मेहनत क्यों नहीं कर सकती? जब वो घर से बाहर निकलती है, अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहती है, तो ये लोग उसे क्यों रोकते हैं? क्यों उसके रास्ते में इतने कांटे रख देते हैं कि उसके लिए चलना मुश्किल हो जाए? वो कांटे हम उठाएंगे दुआ, वो कांटे हमारे देखने वाले, हमारे प्यार करने वाले, हमारे अपने लोग आपके रास्ते से हटाएंगे, वो कांटे हटते चले जाएंगे। आप मुझे ये बताएं दुआ कि कितने बहन भाई हो आप लोग? सबसे बड़े आप हो, तो बाकी बहन भाई क्या करते हैं? मैं एक बहन हूँ और एक ही भाई है, वो मुझसे 5 साल छोटा है। अच्छा। और वो फैक्ट्री में जॉब करता है। बाबा काम नहीं कर सकते, वो घर पे ही होते हैं। मम्मा मेरे साथ चली जाती है, जब तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है फिर नहीं जाती, फिर वो घर पे रुक जाती हैं। फिर मैं कज़न को साथ ले जाती हूँ, चाचू का बेटा, उसको साथ ले जाती हूँ। अकेले नहीं जाया जाता, उसको साथ ले जाती हूँ क्योंकि रात को लेट नाइट आना होता है इसलिए। लेकिन फिर भी मैं सब कुछ फेस कर रही हूँ और इंशाल्लाह करती रहूँगी। मुझे इनसे डर नहीं लगता, मैं इनसे डरती नहीं हूँ ना, मैं पुलिस वालों से डरती हूँ। बताएं दुआ कि किस टाइम आप ये बर्गर और शवारमा का पॉइंट लगाती हैं और रात को कब वापस घर आती हैं? मैं शाम को 4 बजे से लेकर रात के 2-2:30 बजे तक वहीं रहती हूँ। क्लोजिंग करते करते 3 बज जाते हैं, फिर घर आती हूँ। सारा कुछ मैंने खुद ही मैनेज करना होता है, हर सामान, हर चीज़ मैंने खुद ही लानी होती है, हर चीज़ का जो भी है सारा कुछ मैंने हैंडल करना होता है। अच्छा दुआ, पहले दिन से लेकर अब 4 महीने हो गए, आप बताते हो डेली आप जाते हो, मैंने एक भी छुट्टी नहीं की। परेशानियाँ क्या हैं? परेशानियाँ पहले दिन क्या परेशानी हुई और 4 महीने गुजरने के बाद आज क्या परेशानी आप? फर्स्ट डे जब मैं गई तो सबके लिए वाव फैक्टर बन गया, ये लड़की यहाँ पे। अच्छा। सब लोग हैरानगी की नज़रों से देखने लग गए।
मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं क्या कुछ गलत तो नहीं कर रही, मेहनत करने लगी हूँ, कोई बात नहीं, देखने दो दुनिया को। फिर दुनिया ने देखना आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। ये लड़की यहाँ पे खड़ी हुई है, वोटिंग करके चले जाते थे लड़के, कुछ ना कुछ गलत बातें करके चले जाते थे। फिर भी मैं चुप करके सुनती रहती थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर अंदर से तो दुख होता है, हर्ट होता है, क्यों नहीं होता, कि जब आप कुछ गलत कर ही नहीं रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, तब आपको कोई कुछ कहता है तो आपको तकलीफ़ तो होती है, लेकिन आप बयान नहीं कर सकते। ज़ाहिरी बात है, किससे बयान करें, मम्मा से करूं, बाबा से करूं, वो तो पहले मेंटली तौर पे टॉर्चर हो रहे हैं इतने ज़्यादा। मेरे बाबा मुझसे नज़रें नहीं मिलाते, मुझे कहते मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ कि तुम मेरी बेटी होकर कमा कर लाती हो और मैं घर में हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब बाबा मुझसे इस तरह कहते हैं। मम्मा भी रोती हैं कि मेरी बेटी को ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन मैंने मम्मा पापा को कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप लोग यही समझे मैं आपका बेटा हूँ, मेरी फ़िक्र ना किया करें। बस मैं पहली बार दुआ जब आप गई और आपको ये फेस करना पड़ा, उसमें सारी सूरत हाल में ये भी होता है जब लोग आते हैं आपके पास, आवाज़ें भी कसते हैं यस और आपसे कुछ ख़रीदारी के चक्कर में इसलिए भी आते हैं कि शायद आपसे कुछ उल्टी सीधी बात कर सकें। ऐसे होता है बिल्कुल। पहली दफ़ा जब ऐसा हुआ तो कितनी तकलीफ़ थी, कदम लड़खड़ा गए, लगा कि भाग जाऊँ मैं यहाँ से। लोग कैसे लोग हैं जिनके दरमियान? तब डर लगता था बहुत, एकदम से खौफ आता था। फिर मैं सोचती थी अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँ इन लोगों से डर के, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन निभाएगा, मेरे जो मैंने कर्जा लिया है वो कौन उतारेगा। फिर मैं चुप कर जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने मुझे मजबूत बनाया है, इन लोगों की बातों ने मुझे मजबूत कर दिया, और इन लोगों की इन्हीं बातों ने, इन्हीं टॉर्चर्स ने मुझे इतना मजबूत कर दिया है कि आज मुझे इन लोगों से डर नहीं लगता। मैं इन लोगों के लिए आवाज़ उठाती हूँ, मैं बोलती हूँ। पहली दफ़ा जब घर से निकलने लगी थी, अंदाज़ा था कि क्या कुछ फेस करना पड़ेगा? कभी सोचा था मैं निकलूंगी? कभी भी नहीं सोचा और था मुझे ये इस किस्म का रिएक्शन मिलेगा। मैं कभी लाइफ में घर से अकेली बाहर निकली नहीं थी, कभी भी नहीं। मुझे डर लगता था अकेले जाने में, लेकिन जब सर पे पड़ती है फिर सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ आ जाता है। लेकिन जब मुझ पे सब कुछ एकदम से बर्डन पड़ा, फिर मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि ये मैंने ही हैंडल करना है, किसी ने नहीं करना। बेटी भी मजबूत होती है, ये उन लोगों और आज के लिए मैं बहुत मजबूत हो गई हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं इन सब लोगों को फेस कर सकती हूँ। हम भी आपकी हिम्मत है। बिल्कुल, आप लोग हमारी बेटी बेटा बनने की ख्वाहिश जरूर करती है, मगर आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, जो कहते हैं कि बेटी कमज़ोर होती है, बेटी भी मजबूत होती है, और ये जिंदा मिसाल हमारे सामने दुआ की शक्ल में मौजूद है। माशरे ने जो स्टैंडर्ड हमारे लिए तय किए हैं उनसे मुतालिक तालीम भी हमारे लिए कुछ रोल प्ले करती है, उसमें मैं बात करूँगी खुबैब साहब आपसे। मगर इस वक्त मेरे साथ एक कॉलर है, मेरे भाई मौजूद है तारिक, उनसे बात करते हैं। जी तारिक, आपको वेलकम करेंगे, क्या बात करेंगे आप? जी मेरे भाई बात कीजिए, मैं सुन रही हूँ। जी तारिक, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है तो बात कीजिए, मैं सुन रही हूँ, बात कीजिए। ये जो बेटी है ना, जो कहते हैं मैं बैठ जाकर काम करते हैं, लोग मुझे बहुत छेड़ते हैं, बहुत तंग करते हैं, इनका बताएं किस इलाके से तल्लुक है और कहाँ काम कर रही है? ये अभी हमने एक पैकेज चलाया मेरे भाई, आपने देखा होगा। ये लाहौर से ही ताल्लुक है मेरी बहन दुआ का, और लाहौर का इलाका है शाम नगर, जहाँ पर ये काम करते हैं। शाम नगर, ठीक, वहाँ मेरी घर सुन रहे हैं। जी बताइए। मेरी बहुत दोस्तियां हैं, मेरे बहुत दोस्त बाप रहते हैं, बड़े बड़े ओहदों में फैज हैं, डीसी रैंक तक, एसपी रैंक तक। ये अपने किसी अजीज का नंबर मुझे दे दें, इनका नंबर ये मेरी बेटी की तरह है, मैं इनके लिए इंसानियत पैदा करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, आपकी इस कोशिश का बेहद शुक्रिया मेरे भाई, आपने जेलम से हमें ख़ास तौर पे कॉल की दुआ के लिए। इससे मुतालिक भी बात करेंगे, मगर इस वक्त मेरे पास एक और कॉलर हैं, उसामा, उनकी तरफ जाते हैं। जी उसामा, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, मैं ये प्रोग्राम माशाल्लाह देख रहा हूँ, और आपका शुक्रिया कि आप ऐसे जो मेहनत करने वाले लोग हैं आप उनको इनवाइट करती हैं, और आप लोग उनका हौसला बनती। पहली बात इसमें मैं ये करूँगा कि ख़वातीन इस मुआशरे का हिस्सा हैं। पहले तो हम सब लोगों को, अगर हम चाहते हैं कि हम तरक्की पजीर ममालिक की सफ़ में खड़े हों,
तो हमें ये चीज़ को देखना है कि हमने ख़वातीन को भी इक्वल रोल देना है। जैसे आप एंकर क्या बोलते हैं, आप भी तो ख़वातीन हैं, आप भी घर से बाहर निकलती हैं, तो दुआ निकलेगी तो क्या इशू है। अगर हमारी फैमिली में प्रोफेसर लड़कियां बन के निकलती हैं, डॉक्टर्स बन के निकलती हैं, वो निकल सकती हैं, तो दुआ को क्या इशू है। दुआ तो अपने ख़ानदान को उनके लिए निकल रही है, अपने वालिद साहब जो बीमार हैं उनके लिए निकल रही है, वो तो नेकी का काम कर रही है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि मुआशरे में ये तंग नज़ी को ख़त्म किया जाए। हुकूमत को ऐसे मामला पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, बल्कि इमरान खान। बहुत शुक्रिया आपका उसामा, आपने मेरे भाई कॉल की। बड़ी नेक दुआएं, नेक तमन्नात हैं, और इस किस्म की जब बातें हम सुनते हैं मिनाहल तो हमें खुशी होती है कि हमारे माशरे में ऐसे मर्द हजरात भी मौजूद हैं जो इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। मगर उसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारे माशरे में तल्ख हकीकतें इससे कहीं ज़्यादा मौजूद हैं। तो इसका सद्देबाब कैसे हो सकता है? आप तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाइव देखती होंगी जिनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए फिर क्या किया जा सकता है? हमारे पास कोई लॉ मौजूद है, कुछ चीज़ें मौजूद है जिनकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है? सो थैंक यू सो मच। एक तो ये कि आपने इस मौजू के ऊपर बात की, दुआ को सामने लेकर आए, बिकॉज़ दुआ का एग्जांपल ऐसा है जो कि ना सिर्फ इकोनॉमिक रियलिटीज़ और चैलेंजेस जो ख़वातीन के लिए उनको चैलेंज करता है, मगर सोशल चीज़ों को भी चैलेंज वो कर रहा है, बिकॉज़ वो एक पब्लिक स्पेस के अंदर जाके काम कर रही हैं। और जो बात खुबैब ने की वो भी बहुत रेलिवेंट है कि कंडीशनिंग एक तो है हमारी मेंटल, और दूसरा है कि रीइंफोर्समेंट भी है कि हम जानते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, जेंडर का इन्होंने बात की, वो सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं चीज़ें, मगर हम उसको तोड़ने के लिए राज़ी नहीं हैं। तो जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि ये चीज़ें क्यों हैं और ये क्यों बरकरार हैं, गिवन के अब तो दुनिया में ख़वातीन क्या क्या कुछ नहीं कर रही हैं, और हर शोबे में ख़वातीन मौजूद, बिल्कुल एब्सोल्युटली, और एक्सेल कर रही हैं। तो ऐसा क्यों कि हम अभी तक बहुत बुनियादी चीज़ों के बारे में ही बात कर रहे हैं? आई थिंक उसकी एक वजह तो ये है कि हमने हमेशा से, और ये बात थोड़ी सबको आई थिंक थोड़ा खुले दिल से सुननी पड़ेगी, कि ख़वातीन को पहले आइडेंटिफाई किया है एज अ वुमन। सबसे पहले हमें बात अंडरस्टैंड करनी है कि वो एक इंसान है। एक इंसान है, बिल्कुल, क्योंकि इंसानी जो आपके राइट्स होते हैं ना, वो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। वो मर्द के लिए भी उतने ही हैं, वो औरत के लिए भी उतने ही हैं। हमारे ये जो कॉलर्स आए थे उन्होंने बिल्कुल बात की कि ये अच्छा काम कर रही हैं, ये नेक काम कर रही हैं, तो इनके लिए रुकावटें क्यों हैं? मैं आपसे एक्चुअली ये कहूँगी कि सोचें कि अगर कोई औरत वैसे ही बाहर निकले, या कोई काम किसी रिसर्च के लिए बाहर निकले, या दुआ जैसे काम के लिए ना निकले, या किसी भी वजह से निकले, तो आप उसमें कंडीशंस मत अटैच करें, क्योंकि ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, अगर इंसान की बात है तो वो इनडिस्क्रिमिनेट आपको राइट्स मिलने चाहिए। तो जब तक हम इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे, हम आगे जो है वो नहीं बढ़ सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं दुआ, कभी ऐसा हुआ, पहले तकलीफ़ होती थी, थोड़ा डर जाती थी, अब चूँकि इतना वक्त गुजर गया तो आप बताती हैं कभी मामा भी साथ होती हैं, नहीं होती, कभी तबीयत उनके बिगड़ जाती है, कभी दिल किया कि ये जो उबाश नौजवान ये जो ओछी हरकतें करते हैं, उल्टी सीधी बातें आपसे करते हैं, कभी दिल किया कि बराबर का जवाब दे दूं इनको? कभी हुआ, दे दिया जवाब इनको कि देखा जाएगा? अब देना शुरू कर दिया। रिएक्शन आता है कोई? बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है कि क्यों सुनूं इनकी बातें। बस बहुत बर्दाश्त की एक लिमिट होती है। जब वही लोग दोबारा आकर करते हैं ना, फिर और गुस्सा आता है कि ये लोग एक बार करके चले गए और चले जाओ, मैं चुप हूँ, ठीक है, दोबारा आते हैं फिर से। जितने ज़्यादातर ये जो चिंची रिक्शा चलाते हैं, ये लोग ज़्यादा हुटिंग करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हुटिंग करते हैं। ये लड़के होते हैं जो जानबूझ के वहाँ पे गुजरते हैं। मैंने देखा है, मतलब जो बाश नौजवान है इस तरह ख़वातीन को देखते हैं जो इस तरह रोड पे काम कर रही होती हैं, या कुछ इस तरह का बाहर घर से निकल के काम करती हैं, तो या तो उसके रास्ते में खड़े हो जाते हैं, या फिर वो एक जगह पे एक मजमा सा लगा कि इकट्ठे गठजोड़ सा करके 4-5 लड़के एक नुक्कड़ पे खड़े हो जाते हैं, परेशान करने के लिए, आवाज़ें कसने के लिए, बुरी बातें कहने के लिए। ऐसा होता है कि आप जहाँ पर पॉइंट लगाती हैं वहाँ पर इस तरह उबाश नौजवान आके खड़े हो जाते हैं और सारा दिन परेशान करते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। सिर्फ राह चलते तंग करके जाते हैं, मतलब कि मुझे पता भी नहीं चलता कौन कुछ कह के चला गया। मेरा माइंड यानी कि होता है काम की तरफ, सारा ध्यान मेरा मुँह नीचे होता है। जब मैं ऊपर देखती हूँ मुझे पता ही नहीं होता कौन कुछ कह के चला गया। अक्सर मेरे साथ ऐसा भी होता है। आवाज़ आती है आसपास जो लोग पॉइंट लगाते हैं वो कभी हिम्मत बंधाते हैं कि नहीं बेटा करें, कंटिन्यू करें, हम आपके साथ हैं? ज़्यादातर लोग तो अजीब सी नज़रों से ही देखते हैं, ये क्यों आ गई है, हाँ ये क्या है, लड़कियों के यहाँ खड़ी हुई है, अजीब सी नज़रों से ही देखते हैं। अभी जो हम बात करते हैं माशरे की, खुबैब आपने बात की थी कि सोशल स्टैंडर्ड्स जो हमारे माशरे के स्टैंडर्ड्स हैं उनको हमें क्रॉस करने में अभी हम ब्लैक से ग्रे एरिया में आ गए, फिर अभी वाइट में जाने में हमें वक्त है। हम अपने बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं
एक तालीम देते हैं, माँ एक तालीम स्कूल जाने से पहले देती है और फिर वो आपकी पूरी ज़िंदगी आपको देती है। 16 साल की डिग्रियां हम ले लेते हैं, मगर उसके बावजूद हमारे जहन इतने बीमार क्यों हैं? दिस इज़ द पॉइंट। मेरा ख्याल है जो हमारे टीचर्स हैं बिल्कुल बुनियादी लेवल के ऊपर, और जो हमारा घर है फैमिली एज एन इंस्टीट्यूट, वहाँ पे जो जेंडर रोल्स हैं कि मर्द को क्या करना चाहिए और औरत को क्या करना चाहिए, जो कि गलत चीज़ों के ऊपर बेस्ड हैं, उनको हम रीइंफोर्स करते रहते हैं लगातार। मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ पिछले 5-7 साल से, और मैं लाहौर आपका एक मेन सिटी है, आप जहाँ पे एजुकेशन की सहूलियात हैं, अच्छे टीचर्स हैं, पढ़े लिखे टीचर्स, मतलब एक बेहतर सिटी के अंदर हम थे। लाहौर के सेंटर में एक स्कूल के अंदर गया, वहाँ पे 9th क्लास के बच्चों से मैंने जिक्र किया, मैंने कहा जी मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स बोलता हूँ, सिर्फ मैं जानना चाह रहा था कि जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे कहाँ पे खड़े हैं, इनकी एजुकेशन किस हिसाब से जा रही है। तो मैंने पहले मर्द बोला, उन्होंने कहा जी कि ताकतवर होता है, इस तरह की बातें की, 2-4 बातें की। और फिर मैंने जब औरत बोला तो औरत पे उन्होंने कुछ न्यूट्रल बातें की, माँ, इस तरह की बातें करके एक बच्चे ने बीच में से आवाज़ लगाई, आई एम रियली सॉरी टू से दिस ऑन स्क्रीन, कि उन्होंने कहा, उसने कहा कि औरत, सर मैंने सुना कि माँ के पाँव की जूती कहते हैं इसको। ओह माय गॉड। और वो कहाँ से सुना, वो उसने बताया कि मैं अपनी फैमिली के अंदर से सुना है। और मैंने कहा आप इसको ठीक समझते हो? उसने कहा जी मेरे दादा और मेरे फादर कह रहे हैं तो मैं इसको ठीक ही समझता हूँ। कहते हैं कि इनको दबा के रखना चाहिए। अब ये जेंडर रोल्स यहाँ से बन रहे हैं। आपका टीचर जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन देने के काबिल होना चाहिए, बिल्कुल प्राइमरी लेवल से, जहाँ पे वो बताए कि ख़वातीन, औरतें या हम कहें मर्द, इवन हम ख्वाजा सराव को भी इंक्लूड करना चाहिए, जो उनके साथ हमारा सलूक है वो भी इसके ऊपर बेस्ड है। तो इन चीज़ों को जहन में रखते हुए हमें अपनी एजुकेशन को डिज़ाइन करना पड़ेगा। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं कि औरत पाँव की जूती है? दिस इज़ नॉट द केस। औरत हर उस बड़े मकाम पे खड़ी है जहाँ पे एक मर्द नहीं जा सकता। बिल्कुल। औरत हर वो काम करती है जो मर्द करते हुए कई बार सोचता है। औरत वो हिम्मत है जो मर्द उसी से हासिल करता है और उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। दुआ, कोई छोटा सा मैसेज जो आप देखने वाली बच्चियों को देना चाहती, औरतों को या उन लोगों को जो आवाज़ें कसते हैं यहाँ पे? मैं यही कहूँगी कि एक औरत सब कुछ कर सकती है। ये लोगों की भूल है, ये उन मर्दों की भूल है जो नेगेटिव सोचते हैं औरतों के बारे में। उनकी भूल है कि औरतें कमज़ोर नहीं होती, औरतें बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। उन्हें जितना मर्जी गिराने की कोशिश करो वो नहीं गिरती। औरत को मजबूत कीजिए, जितना मजबूत कर सकते हैं इस माशरे में औरत को मजबूत कीजिए। आपकी बुनियाद एक औरत से बनती है, याद रखिए। और दुआ, हम आपकी आवाज़ हैं, हमारा पूरा पाकिस्तान आपकी आवाज़ है। जितने शायद गिनती में आटे में नमक के बराबर लोग आपके लिए मुश्किलात कर सकते हैं, मगर एक बड़ी तादाद आपसे सिर्फ प्यार करती है। मुझे खुद भी बर्गर और शवरमा बहुत पसंद है, तो इंशाल्लाह किसी दिन जाएंगे, दुआ के पास जाएंगे और इनके हाथ की बनी हुई कोई ज़बरदस्ती चीज़ खाएंगे। थैंक यू सो मच दुआ खान, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, दुआएं और हिम्मत आपके लिए है। थैंक यू सो मच मिनाहिल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एंड खुबैब कैनी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही एक चूंकि छोटी सी ब्रेक की तरफ हम चलेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में, मगर इसके साथ साथ जो मैसेज हमने आप तक छोड़ा है उसका मकसद यही है कि इन चीज़ों को समझिए, इनको अपने जहन पर सवार कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि हम लोग कहाँ पर गलत हैं। इसके साथ ही जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे उन लोगों के लिए जो वाकई इसके अलावा भी कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से शदीद परेशान है, उनका हल भी निकालने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे ही हमने आपके साथ बड़ी अच्छी खबर भी शेयर की थी इस्लामाबाद से, मगर एक बुरी खबर भी आपके साथ शेयर की थी कि नए टैक्सेस का निफाज कर दिया गया है और ये टैक्सेस बहुत बड़ी तादाद में हैं। लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेट और अलमिए वाली बात यह है कि सरापा एहतजाज सिर्फ मजदूर तबका नहीं है, ताजर या कारोबारी हजरात भी इस पर सरापा एहतजाज हैं कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। मगर उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है, महंगाई का जिन बेकाबू होता जा रहा है, मगर हमारे जो मजदूर तबका है, तनख्वाहदार तबका है, उसके लिए मुश्किलात कहीं ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। ख़ास तौर पर उस मजदूर के लिए जिसकी उजरत तो तय होती है, मगर इसके साथ साथ ये तय नहीं होता कि जो चीज़ें वो अपने घर के इस्तेमाल के लिए लेकर
जा रहा है, जो तालीम वो अपने बच्चों को दिलवाने की कोशिश कर रहा है, या अपने महीने का जो वो बजट है वो किस तरह से मैनेज करता है, ये तमाम चीज़ें, इनका हल किस तरह से निकाला जा सकता है। और एक आम आदमी, एक मज़दूर, उसकी मुश्किलात को कब समझा जाएगा, उसकी रीज़न्स को कब समझा जाएगा, उन चीज़ों को कब ख़त्म किया जाएगा, इसका कहीं पर कोई हल मौजूद नहीं है। हम टैक्सेस तो ख़जाने को भरने के लिए लगा रहे हैं, मगर इन टैक्सेस की वजह से मज़दूर तबका कहीं पर ख़ुदकुशी कर रहा है, कहीं पर अपने ही बच्चे बेच रहा है, कहीं पर वो डबल जॉब करने के लिए राज़ी बैठा होता है, कहीं पर वो 24 आवर्स अपने घर का रास्ता नहीं देखता, और कहीं पर उसके घर का राशन ही मौजूद नहीं होता। हम ये नहीं सोचते कि वो अपने महीने के 30 दिनों में से 10 से 12 दिन के बाद बाकी के 18 दिनों में अपना और अपने घर वालों का खर्च कैसे चलाएगा, अपने बच्चों का पेट कैसे भरेगा। अगर पेट भरेगा तो स्कूल की फ़ीस कैसे देगा, अगर स्कूल की फ़ीस देगा तो घर का किचन कैसे चलाएगा। ये वो मुश्किलात हैं जिनके बारे में कभी भी कोई हुकूमती ओहदेदार उस तरह से नहीं सोचता। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी को कितनी मुश्किलात हैं, और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं मुकर्रम अली साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि एक मज़दूर को क्या मुश्किलात हैं, बजट क्या है इनका और किस तरह से मैनेज करते हैं। इसके अलावा सादिया राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मगर इसके साथ साथ बजट एक्सपर्ट भी हैं, बजट से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करेंगे। और इस्लामाबाद से माहिर नफ्सियात नुशाबा मन्नान हमारे साथ मौजूद होंगी, नुशाबा को भी हम वेलकम करेंगे। इनकी मुश्किलात जानने से पहले या बजट से रिलेटेड बात करने से पहले जानेंगे उन चीज़ों के बारे में जिनका इस्तेमाल हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं, जिनका इस्तेमाल हमारे किचन में पूरा महीना होता है, पूरा साल होता है, जिसकी ज़रूरत हमें हर रोज़ दिन में कई कई बार पड़ती है। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे जो कि मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। ये किसी याद रहे एक शहर की सूरत हाल नहीं है, ये हर शहर की सूरत हाल जानेंगे और मुख्तलिफ चीज़ों से मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ नुमाइंदा कोयटा बुशरा कमर मौजूद है, इरफान मूसा सईद नुमाइंदा पेशावर हमारे साथ मौजूद है, चांद नवाब साहब हमारे साथ कराची से मौजूद होंगे, जबकि दुआ मिर्ज़ा हमारे साथ लाहौर से मौजूद होंगे। मुख्तलिफ चीज़ों से मुतालिक इनसे जानेंगे कि टैक्सेस बढ़ने के बाद सूरत हाल क्या बनती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले लाहौर शहर का ही रुख कर लेते हैं, दुआ की तरफ चलते हैं। दुआ, टैक्सेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, एक आम आदमी जिसने रोज़ाना सफ़र करना होता है उससे मुतालिक बताइए, क्या ट्रांसपोर्ट वालों ने किरायों में इजाफा कर दिया है? पेट्रोल की चूंकि कीमतों में भी इजाफा हो गया है, तो किरायों में अगर इजाफा हुआ है तो कितना इजाफा हुआ है और पहले कितने किराए थे? जी बिल्कुल, महंगाई का तूफान थम ही नहीं रहा और मैं इस वक्त एक बस टर्मिनल मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम मुसाफिरों जो है उनसे मेरी बात हुई, वो सरापा एहतजाज। उनका कहना है कि वो जहाँ पर जाते थे, अगर साहिवाल यहाँ से 350 रुपये कराया था तो अब 450 रुपया हो गया है। हर किराए में 100 रुपये बढ़ा दिया गया और बस मालिकान अपनी मर्जियों के किराए भी ले रहे हैं। उनका ये कहना है कि पेट्रोल महंगा है, CNG महंगी है। इसके अलावा अगर रोज़मर्रा की बात करें तो रिक्शा ड्राइवर्स ने भी किराए बढ़ा दिया। उनका ये कहना है कि पेट्रोल बहुत महंगा है, हम क्या कह रहे हैं, और आवाम का कहना है कि हम किराए कैसे दें इतने ज़्यादा। अगर एक जगह आप 100 रुपये में जाते थे तो अब उसी जगह 200 रुपये में जाते हैं, जिसका ये मतलब है कि 100% किराए भी बढ़ा दिए गए। और यहाँ पर अगर आप मेरे पीछे देखें तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं और रोज़ एक हम देखते हैं कि बस टर्मिनल पर बस मालिकान और मुसाफिरों की आपस में तकरार होती है और बहस में जो है वो काफ़ी वक्त भी ज़ाया होता है। लेकिन बस मालिकान का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें जैसे ही बढ़ती है तो किराए बढ़ाने पड़ते हैं। आवाम का ये कहना है कि तब्दीली सरकार से उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, उनको ये लगता था कि उम्मीद की किरण दोबारा जागेगी और तमाम चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, लेकिन बजट ने एक और महंगाई का तूफान उड़ा दिया है। किरायों में खासा इजाफा हो गया, 5% इजाफा तो इस वक्त वैसे किया जा रहा है, लेकिन बस मालिकान जो है वो अपनी मन मर्जियों के किराए भी मुख्तलिफ बस अड्डों पर लेते हैं। उनका बिल्कुल ये बात तो है, मन मर्जी के किराए भी वसूल किए जा रहे हैं। हर जगह का किराया तकरीबन 100 से 150 रुपया ऊपर कर दिया गया। लोकल में तो हम देखते हैं कि किराए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं उन मुसाफिरों को जिन्होंने सफ़र करना हो। ये तकरार तो रोज़ाना का मामूल है, मगर इसके बावजूद ट्रांसपोर्ट के मालिकान भी जानते हैं कि उन्हें सफ़र करना है और मुसाफिरों को भी पता है कि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। मगर इस ट्रांसपोर्ट के साथ जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर वो चीज़ बढ़ जाती है जो रोज़ाना के हमारे इस्तेमाल में होती है। फलों के रेट भी अगर हम देखें तो फलों के रेट भी कहीं ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं, मगर ये रेट पहले कितने थे, अब इनकी सूरत हाल क्या है और क्या वहाँ भी हमें तकरार की सी सूरत हाल नज़र आती है? तो कराची की तरफ लिए चलेंगे जहाँ पर हमारे नुमाइंदा चांद नवाब मौजूद है, उनसे जानेंगे। चांद नवाब, बताइएगा कि फलों के रेट्स कितने ऊपर गए हैं, किस रेशो में जा रहे हैं? क्या तमाम फलों के रेट एक ही हिसाब से ऊपर जा रहे हैं या कुछ कमी बेशी भी हमें कहीं पर देखने में मिल रही है? बजट के बाद क्योंकि साल का चौथा रोज़ है, आवाम यही तवक्को की जा रही थी कि तमाम चीज़ कम होगी तो फ्रूट के रेट भी कम हो जाएंगे, क्योंकि आम जो है सिंदड़ी, लंगड़ा, ये चौसा, ये मीरपुर खास सिंध के है और गरीब आदमी
50 रुपये 60 रुपये किलो में ख़रीद सकता था, लेकिन इस वक्त लंगड़ा, चौसा और दुसेरी जो है अनवर रठौर, अब बात की जाए तो 150 से 200 रुपये किलो है। और ये आम जो कहा जा रहा था कि रमज़ान में फ्रूट महंगा हो जाता है, लेकिन बजट के बाद अगर आड़ू की बात की जाए तो 200 रुपये, चेरी की बात की जाए तो 4.5 रुपये, आलू बुखारा किया जाए तो 300 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। केला जो 50 रुपये में फरोख्त होता था 120 रुपये में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह तमाम तरबूज जो 25 रुपये 30 रुपये में था, इस वक्त जो 40 रुपये में, अच्छा गर्मा सरदा 35 से 40 रुपये फरोख्त हो रहा है। गरीब आदमी जब आम आता था खुश होता था कि एक आम लेकर रोटी के साथ उस आम को खा सकता है, जैसे पाकिस्तान में, पुराने पाकिस्तान में खाया जाता था। लेकिन अब आम को भी जो है वो पर लग गए हैं बजट के पेट्रोल की तरह। आज अब 10 तरह से फ्रूट बाहर हो गया। जो गला सड़ा फ्रूट था ये दुकानदार फेंक दिया करते थे, अब वो भी 10 रुपये 15 रुपये किलो में खामोशी से गरीब आदमी अपनी थैली में ले जाता है, काट के अपने बच्चों के पर खिलाने पे मजबूर है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि अगर फ्रूट कोई चीज़ लो उसके छिलके भी किसी के बाहर मत फेंको। लेकिन नए पाकिस्तान में ये गला सड़ा फ्रूट भी फरोख्त हो रहा है, क्योंकि गरीब आदमी की 10 तरह से बाहर हो गया। जब आम होता था तो लोग तोहफे ताइफ में आम की पेटियां भेजा करते थे, लेकिन इस वक्त इतनी महंगाई हो गई है कि अगर मार्केट में जाए तो लंगड़ा और सिंधी ये आपने खूब कही चांद नवाब नए और पुराने पाकिस्तान की बात आपने, कि पुराने पाकिस्तान में वाकई इतनी महंगाई नहीं थी, नए पाकिस्तान ने तो वाकई होश उड़ा दिए हैं, लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। नए पाकिस्तान के कुछ ज़्यादा ही नए और अजीबोगरीब टैक्सेस हैं जो बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। रुक करेंगे कोयटा की जानिब, जहाँ पर हमारी नुमाइंदा बुशरा कमर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे घरेलू ये तो चीज़ें हो गई जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर हमें अपने घर में क्रॉकरी भी चाहिए होती है और घर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल करना होता है आपको। अगर आपके घर में ख़त्म हो जाए तो उनकी कीमतें क्या हो सकती हैं। बुशरा बताइएगा कि घरेलू इस्तेमाल की अशिया और ख़ासतौर पर क्रॉकरी, इससे मुतालिक क्या अपडेट्स हैं आपके पास, इनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, जिस तरह से दीगर जो अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ, हम देख रहे हैं कि क्रॉकरी की कीमतें जो हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। एक डिनर सेट अगर बात की जाए जो चाइना के हैं 72 पीस का डिनर सेट जो है वो 5,000 रुपये में था, अब वो उसकी कीमतें जो हैं वो बढ़कर तकरीबन 6,500 रुपये तक जा पहुँची है। जबकि जो 13,000 रुपये का डिनर सेट मिल रहा था अब 19,000 रुपये में भी बमुश्किल जो है बड़ी बारगेनिंग के बाद लोग खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह जो है सादे ग्लास जो है वो 150 रुपये दर्जन मिल रहे थे, जो इंतहाई कमज़ोर क्वालिटी के थे वो भी उनकी कीमतें भी जो हैं वो 100 रुपये बढ़ाकर 250 रुपये तक कर दी है। जबकि अगर अच्छी क्वालिटी के ग्लास की बात की जाए कि 500 रुपये दर्जन अगर खरीदार जो है वो आसानी से खरीद लिया करते थे, अब उनकी कीमतें भी जो हैं वो 650 से लेकर जो है वो 700 रुपये तक जा पहुंची है। इसी तरह जो चमचे हैं स्टील के, वो उनकी कीमतें जो हैं पहले 500 रुपये थी, अब वो भी जो है 700 रुपये में फरोख्त किए जा रहे हैं। वैक्यूम जग जो है उनकी कीमतों में 100 से 150 रुपये तक का इजाफा हो गया है। जो प्लेटें सिंपल हम पाकिस्तानी खरीदा करते थे, प्लास्टिक की प्लेटें जो 600 रुपये दर्जन मिल जाया करती थी, अब 850 रुपये में भी जो है बहुत मुश्किल से जो है वो फरोख्त जो लोग जो है वो खरीद रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो चीज़ों की कीमतें हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरियों का यही कहना है कि किचन के ऐसे आइटम्स हैं कि जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। प्लेटें बहुत ज़रूरी हैं, यानी कि क्रॉकरी या घरेलू इस्तेमाल की जो तकरीबन ये कहा जा सकता है कि 30 से 40% हर चीज़ में इजाफा हो गया, उसके रेट में, उसकी कीमत में। मगर ये वो तमाम चीज़ें जहाँ पर शायद हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी शक्ल में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, मगर रोज़ाना हमारे घर में पकनी चाहिए सब्ज़ी या फिर दाल हमारे घर में बननी चाहिए, तो उसके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों की क्या सूरत हाल बनती है जिनसे हम अवॉइड नहीं कर सकते और ख़रीदना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। रुक करेंगे पेशावर की तरफ, हमारे नुमाइंदा इरफान मूसा से हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि सब्जियों के इरफान नई कीमतें क्या हैं, क्या इनको भी पर लग गए हैं या कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें कम नज़र आ रही हैं? जी बिल्कुल, अगर सब्जियों की बात की जाए तो उसमें भी फ़ी किलो जो है वो 10 से 15 रुपये इजाफा किया गया है, क्योंकि पेशावर में ज़्यादातर ऐसी सब्जियां हैं जो यहाँ पर काश्त की जाती है, लेकिन उसके बावजूद उसकी कीमतें बढ़ी हैं। क्योंकि दुकानदारों का यही कहना है कि चूँकि वो अब किराया जो है CNG की रेट जो है वो 22 रुपये किलो ज़्यादा हो गई, तो किराया भी वो अब उनको डबल देना पड़ता है उनको मंडी से यहाँ तक लाने के लिए। इसके अलावा उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ टैक्स लग गए, उसकी वजह से दुकानों के उन्होंने रेट ज़्यादा कर ली। अगर बात की जाए तो टमाटर यहाँ
यहाँ पर पेशावर में पहले आम तौर पर क्योंकि यहाँ पे लोकल काश्त की जाती है तो 15-20 रुपए में फ़ी किलो थी, लेकिन अब उसकी कीमत जो है वो 30 से 35 रुपए किलो है। इस तरह अगर भिंडी की बात की जाए तो वो भी यहाँ लोकल काश्त की जाती है, उसकी कीमत भी 70 रुपए फ़ी किलो है, जो कि चंद दिन पहले जो थी वो 55 और 60 रुपए में फ़ी किलो थी। आलू की बात अगर की जाए तो आलू चूँकि यहाँ पे पहले जो था वो 20 रुपए किलो था, अब जो है 30 रुपए में मिल रहा है। करेला जो है इसी तरह 50 रुपए किलो में मिल रहा है, तो इसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। प्याज की अगर बात की जाए तो प्याज जो थे वो चंद दिन एक बजट से पहले जो उसकी कीमत थी वो तकरीबन 30 रुपए तक थी, अब जो है आजकल तकरीबन 40 से 45 रुपए फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह अगर गोभी की बात की जाए और शलगम की बात की जाए तो उसमें भी तकरीबन 10 से 15 रुपए का तक इजाफा किया गया है। इसी तरह दूसरे जो अदरक की बात की जाए तो वो भी तकरीबन एक हफ्ता के कबल जो थे वो 170-180 रुपए फ़ी किलो थे, जबकि अब 200 रुपए से ज़ायद में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह ये अभी सूरत हाल है टैक्सेस के बाद की, मगर याद रहे कि कुछ ही दिनों के बाद बड़ी ईद की भी आमद होगी, उसमें सरकारी रेट कितना जाता है या फिर दुकानों पे बिकने वाली चीज़ें कहाँ तक जाती है, उससे तो इंसान कहेगा कि अल्लाह ही बचाए। हमारे तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमें मुख्तलिफ शहरों से अपडेट किया। मगर इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं गाँव से रिलेटेड तो हमारे साथ चूँकि मुकर्रम अली साहब मौजूद हैं, पहले इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुकर्रम साहब, जैसे कि हुकूमत ने ख़ास तनख्वाह मज़दूर के लिए मुकर्रर की हुई कि इतनी कम से कम तनख्वाह हो, आप करते क्या हैं, आपकी तनख्वाह कितनी है, आपके घर के अफराद कितने हैं और आप अपना घर चलाते किस तरह से हैं, वो 30 दिन आप किस तरह से पूरे करते हैं? तब्दीली सरकार ने जो बोतल से महंगाई का जिन निकाला है ना, उसने पूरी कौम को अपनी लपेट में ले लिया है और ये अब इनके बस में नहीं आ रहा कि कैसे कंट्रोल करें। सरिया 120 तक पहुंच गया, ईंट 9-10 हज़ार तक पहुंच गई, 8 से सब्ज़ी 150 से 200 तक कोई नहीं है कि 180 पे आ जाए। सब ये आपके सामने है। 17,000-18,000 रुपये में कैसे, तो मैं 4 बच्चों का, मैं 4 बच्चे हैं आपके? मैं मिसाल दे रहा हूँ, 4 बच्चे जिसके हैं वो कैसे तो उनको खिलाएगा। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे माशाल्लाह सब पढ़ते हैं? क्या करते हैं? आप कैसे गुजारा करते हैं? हमारा तो गुजारा, सच बताऊँ या ऐसे बनावट करूँ? सच बताएं। सच तो फिर ये है कि पैसे पहले पे आए और 10 तारीख को ख़त्म, यकम को तनख्वाह और 10 को ख़त्म। तो 20 दिन क्या करते? 20 दिन मुँह देखते हैं, हवा फांकते हैं, ये हकीकत है। और फिर मैंने पेट भूखा रखते हैं। नहीं, पर इंसान है कि दाएं बाएं इधर मेहनत डबल करो, कभी पक गई कभी ना पक्की, कभी ऐसे, ये कंडीशन है इंसान की घरों में। अच्छा, मैंने कई घरों में देखा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने हालात नहीं हैं, बहुत शुक्र है उसका, बड़ा करम है, लेकिन मैंने बेशुमार घरों में जा रहा हूँ तो देखता हूँ मैं कि अब कसम वाली बात है कि घरों में किसी के पक्का है, किसी के नहीं पक्का। मैं सच बता रहा हूँ, तब्दीली सरकार को ये सब नजर नहीं आ रहा। आप क्या काम करते हैं मुकर्रम साहब? सर मैं बेसिकल तो दर्जी हूँ, ठीक है। तो अब तो कपड़े भी महंगे हो गए, ख़वातीन नहीं देती, मर्द सीते नहीं लोग, सिलाई इतनी 1000 रुपये तक पहुँच गई सिलाई। जो कपड़ा लेता है वो ले नहीं सकता, कपड़ा इतना महंगा हो गया, और ले तो सिलवा नहीं सकता, सिलाई महंगी हो गई। दर्जी भी तो अपने घर का खर्चा पूरा करने कैसे करेगा? अच्छा, जिस बत्ती से सीना वो बत्ती ही नहीं है, बत्ती का इतना बिल है कि अल्लाह की पनाह। मुकर्रम साहब, ये होता है चलिए जितने पैसे आए आपको पता होता है इतने पैसे मेरे पास आ गए जी, घर का खर्चा कैसे मैनेज करते हैं? बेगम को जो चीज़ें चाहिए, ख्वाहिशात तो छोड़, जो बुनियादी जिम्मेदारियाँ घर के सरपरस्त की होती हैं, घर का किचन कैसे चलाते हैं, बच्चों की फीसें कैसे अदा करते हैं, उनके लिए पहनना ओढ़ना कैसे करते हैं, ईद शब रात के ऊपर बच्चों के लिए कैसे मैनेज करते हैं? नहीं पूरी होती, नहीं होती, ये सच है, नहीं होती है। दिल नहीं दुखता पर शदीद ये जो लोग खुदकशी कर रहे हैं और जो एहतजाज कर रहे हैं उसके पीछे रीज़न है, और आम आदमी जिसका ताल्लुक नहीं वो कह रहे हैं मैं यार मैं बाहर निकलूँगा। नफ्सियात क्या कहती है जब इंसान इस किस्म की सिचुएशन से, इस किस्म की डिप्रेशन से गुजरता है? तो नुशाबा मनान साहबा की तरफ चलते हैं। नुशाबा, जब हम देखते हैं माशरे की इतनी तल्ख हकीकतें हैं, जब हम देखते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं, बच्चों की बातें देखते हैं, बच्चों के बिलकने हुए को देखते हैं, बच्चों की आंखों में आने वाले आंसू को देखते हैं, या बच्चे के भूखे पेट को देखते हैं,
तो हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है? हम तो अपने बच्चे बेचने को तैयार हो जाते हैं। ये कैसी तब्दीली है जो इंसान के जहन को मायूसी की तरफ माइल कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सरवत आपके मदद करने का। देखिए, इंसान की बेसिक जो ज़रूरत है ना, लाइफ सेफ्टी, जब वो पैदा होता है तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत उसके लिए होती है एनवायरनमेंट में, वो उसकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो दूसरी ज़रूरत है वो है रोटी, कपड़ा, मकान। लाइक उसकी जो ड्राइव है, वो हंगर है, थर्स्ट है, उसको शेल्टर चाहिए। और फिर उसके बाद उसको प्राइमरी ग्रुप है, उसकी फैमिली है, उसको मोहब्बत चाहिए, उनसे इमोशनल अटैचमेंट चाहिए। फिर उसके सेल्फ इस्टीम जो उसकी खुदी है वो हर्ट नहीं होनी चाहिए। इसी तरह सीढ़ियाँ तय करते 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 इंसान खुद को जानता है, और उसके बाद जब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में या अपने आप को जानने लगता है, फिर वो सोसाइटी में कोई रोल प्ले कर सकता है। उससे पहले जिस शख्स को आपको मैं अगर हम बात तो वो सियासत पर तो नहीं कर रहे, लेकिन ये कि इस मुल्क में 1-1 किलोमीटर साफ पानी के लिए लोगों को चलना पड़ा है। मैं और आप शायद 5% हिस्सा भी नहीं है जो हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, और बाकी जो लोग हैं उनको, और ये एक हमारा जो एक सिस्टम है, ये उसको हम समझ सकते हैं कि शायद रियासत की इसमें जिम्मेदारी बहुत थी कि हमने है और होनी भी चाहिए कि बेसिक नीड्स जो रोटी, कपड़ा, मकान, पानी साफ पानी का मुहैया करना वो है ही। अब अनफॉर्चुनेटली ये है कि हम उस एक सिस्टम का हिस्सा रहे कुछ दहाइयों से, अब उसमें चेंज को लेकर आना है। देखिए कैसे उसको कोप अप किया जाए। घर है, पहली बात तो आपको ये एहसास होता है ना कि ये मेरे घर है, और उस घर में रहने वाला जो सरबराह है, लाइक बाप है या माँ है, वो हमारे लिए, औलाद को ये पता होता है कि इनकी मोहब्बत हमारे लिए अनकंडीशनल है, और अच्छा और बुरा वक्त राज़िक अल्लाह की ज़ात है, आ जाता है। ठीक है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि इंसानों के ऊपर सख्तियां भी आती हैं। अल्लाह मियां ने आजमाइश कहा है कि मैं पैसे से लूंगा, और लेकिन उनको ये एहसास होना चाहिए कि ये जो हमें तंगी आ रही है, ऐसा नहीं है कि अगर हमें तो प्रोवाइड लेकिन नुशाबा आपके बच्चे इस चीज को समझ लेंगे, आप इस चीज को समझ लेंगे, दिल को किसी ना किसी तरह राजी कर लेंगे, मगर उस डिप्रेशन का क्या करेंगे नुशाबा कि हम अपने जिगर के टुकड़ों को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम अपने जिगर के टुकड़ों को एक बेड से, आरामदेह बेड से उठा के इस सख्त गर्मी में किसी दुकान पे लगा देते हैं काम के लिए। उस डिप्रेशन का क्या करेंगे? अफसोस की बात है। देखिए इसमें हमारा 100% मैं समझती हूँ कि हमारी रियासत का बहुत ज़्यादा किरदार है। आपके मुल्क के अंदर जिस वक्त तक आप इसको, जब बात हम करते हैं मदीना की रियासत की फलाह बहबूद के ऊपर बात नहीं करेंगे, जिसके ऊपर हेल्थ के ऊपर, उनके जो बेसिक नीड्स हैं उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, इस किस्म के इश्यूज केसेस आप नहीं सोच सकती सरवत कि हमारे पास किस किस्म के दिल दहला देने वाले वाक़यात होते हैं। माएँ अपने बच्चों को बांध रही हैं, माएँ अपने बच्चों को खुदकुशियों पर मजबूर कर रही हैं अपने साथ। इस किस्म के वाक़यात तब आते हैं जब सोसाइटी के अंदर उम्मीद खत्म हो जाती है। अब उम्मीद कौन देता है? रियासत का सरबराह। हाँ, ये हमें पता होना चाहिए, जो मैं उम्मीद देती हूँ सबको, कि हमें ये उम्मीद है कि हमारी रियासत में अगर करप्शन जो सबसे मेन चीज़ है, अगर हम उसको कंट्रोल कर दें, अपनी ज़ात से लेकर शुरू करें, और इस मुल्क को घर समझ के हर बंदा अपना रोल प्ले करना शुरू कर दे। आप दो तरीके से सर्वाइव, या तो आप विक्टिमाइज्ड हो जाएं या फिर आप अपना रोल प्ले करें। मगर रोल प्ले करने के लिए नुशाबा निकल कर, हाँ बिल्कुल नुशाबा, अपना रोल प्ले करने के लिए नेगेटिविटी की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। या तो विक्टिमाइजेशन की बात आप कर रही हैं, मगर हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। जहाँ पर हमारी बुनियादी ज़रूरियात की बात है, बुनियादी हकूक़ की बात है, तो यकीनी तौर पर ये रियासत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो इनको पूरा करे। मगर जब हम बात करते हैं बजट की, या उस तनख्वाह की जो हर महीने में सादिया साहबा मिलती है, उस मजदूर को मिलती है, जिसके घर में कम से कम 3 बच्चे हैं, उसकी बेगम है, वो खुद है, 5 लोग हैं, 17,000 रुपये में बजट वो कैसे अपने घर का चलाएगा? जबकि अभी हमने आपको बताया कि हर चीज़ के रेट कहाँ पर पहुँच गए हैं। सरवत साहिबा, मैं एक बात पहले पूछना चाह रही हूँ। मैंने मुकर्रम साहब की सारी बात डिटेल्स सुनी है। ये वो सब बातें हैं जो हर तीसरे घर की कहानी है। इस वक्त बिजली का इशू है, महंगाई का इशू है, गुर्बत है, खुदकशियाँ भी हो रही हैं, सब कुछ। तो माई क्वेश्चन इज़ दैट कि क्या ये चंद महीनों की जो हुकूमत है, क्या ये वो हुकूमत ज़िम्मेदार है इस चीज़ों की, या पिछले जिनको हम वोट दे के सिलेक्ट करते रहे और जो उनकी पॉलिसीज़ थी उसका नज़ला अब गिरा?
अब गिरा हमारे ऊपर। सादिया साहब, अब बात ये है कि चलिए तनख्वाह कितनी है, मौजूद पिछली हुकूमतों को छोड़ दीजिए, इस हुकूमत के 10-11 महीनों में अच्छा खासा, बल्कि 12 महीने होने वाले, साल तो होने वाला है, इसको हम टैक्सेस देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले टैक्सेस इतने नहीं थे, इस हद तक नहीं थे जितने अब बढ़ गए हैं। तो बेसिकली अपने घर का बजट हमने मैनेज कैसे करना है, उससे मुतालिक हमें कुछ बताए कि एक मजदूर, जो भी मेरे भाई इतने परेशान थे, मुकरम साहब इतने परेशान हैं, हर दूसरे तीसरे घर की ये आपने खुद बताया कहानी है, तो उसमें हम अपना बजट मैनेज कैसे करें, हमें क्या करना होगा कि हमारे 30 दिन आराम सुकून से गुजर जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको कहूँगी कि हम लोगों को थोड़ा सा बजट मैनेज करने के लिए थोड़ा सा ना क्रिएटिव होना पड़ेगा हमें, क्योंकि बजट, अब जो भी सिचुएशन है कंट्री की, हमने विक्टिम नहीं बनना, एक्चुअली हमने सर्वाइवल की कंडीशन में आना है और हमने किसी तरीके से भी करके अपना घर इस तरीके से चलाना है। किचन से रिलेटेड या बाकी चीज़ों के साथ जो बजट वगैरह की डिस्कशन के अलावा मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आप लोग घर में जो कमाने वाले हैं, कोशिश करें कि एक बंदा कमा रहा है, 8-8, 9-9 बंदे खा रहे हैं। अगर आप एक बंदे के साथ, मतलब वर्किंग वुमेन, औरतें भी खड़ी हो जाएं काम के लिए, या बच्चे भी थोड़े स्किलफुल हो जाएं पढ़ाई के साथ साथ, वो कोई साइड जॉब्स या कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क करके 18 इयर्स के बाद कुछ ना कुछ कमाना शुरू कर दें। इसके साथ साथ अगर हम किचन में देखें, कुछ चीज़ें अगर हम सेट कर लें कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि, और एक कुछ चीज़ें ऑप्शनल, जैसे ज़रूरी चीज़ों में खाना पीना ज़रूरी है, ऑप्शनल चीज़ों में जो आजकल लोगों में है, अगर हम बहुत गरीब तबके की मीडियोकर्स की बात करते हैं तो हम वो मीडियोकर्स ख़वातीन में ये होम डिलीवरीज, घर में आना, बार बार बाहर होटलिंग करना, मजदूर तबके की तो ये कहानी नहीं है सादिया साहबा। मजदूर तबका जो है वो तो बेचारा अपने घर का कर्म करने के लिए परेशान रहता है, वो बाहर से क्या खाना मंगवाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका सादिया राना साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी, हमारे साथ मुकरम अली साहब मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। मुझे एक मुकरम साहब फौरी तौर पर ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा, मेरे पास वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। नौशाबा मनान साहब हमारे साथ मौजूद चूँकि रहेंगी, तो एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इससे रिलेटेड और भी ज़िंदगी के कई रुख होते हैं, ज़िंदगी की कई कहानियाँ होती हैं, एक तस्वीर में कई जाविये मौजूद हैं। एक और अहम जाविया भी आपके साथ हम शेयर करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सास और बहू का हो या दामाद और सास का हो, ये रिश्ते बड़े खूबसूरत होते हैं और इनकी हमेशा एक ताजगी रहती है, मगर उसी सूरत में ये मुमकिन होता है जब आपका ससुराल अच्छा हो तो ये रिश्ता तभी ताज़ा रहता है। मगर इससे ज़्यादा कड़वाहट भी किसी रिश्ते में नहीं होती अगर ये रिश्ता कहीं पर अनबन हो जाए, कहीं पर बिगड़ जाए, सास कभी अपनी बहू को बेटी ना समझ सके और बहू कभी अपनी सास को माँ ना समझ सके, एक दामाद अपनी सास को कभी उस किरदार पर या उस जगह पर ना रख सके जहाँ पर वो अपनी माँ को रखता है। तो ये सारी वो तैयारियाँ होती हैं, बेटियाँ पैदा होती हैं तो जब उनका संभलने का अमल शुरू होता है, माँओं की कोशिश होती है कि बेटी को हर वो अच्छा काम, हर अच्छा गुण उनके अंदर होना चाहिए जो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है जब वो शादी करके अपने ससुराल में जाएं। और एक बेटा, जब बेटा किसी का दामाद बनने जा रहा होता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माएँ बताती हैं कि तुमने उसकी भी इसी तरह से इज़्ज़त करनी है, अपनी बीवी का ख्याल इसी तरह से रखना है, जिस तरह से अपने घर वालों से प्यार करते हो, ससुराल में भी जाते हो तो इसी तरह का प्यार तुमने रखना है। तो ये कहीं पर हमें अनबन भी नज़र आती है, परेशानियाँ भी नज़र आती हैं और अक्सर ऐसे घर हैं जहाँ पर इस रिश्ते से ज़्यादा कड़वा कोई रिश्ता हमें नज़र ही नहीं आता, जहाँ पर सास बहू की नहीं बनती, जहाँ पर दामाद सास की नहीं बनती, जहाँ पर बेगम अपने शौहर के साथ बड़ा मसला पैदा कर देती है। तो इसी सारी सूरत हाल पर कि ससुराल से पहले ससुराल की तैयारी और आपकी माँ की जिम्मेदारी क्या होती है, बात करने के लिए हमारे साथ मैच मेकर है मिसेस खान साहिबा। आपका थैंक यू सो मच मिसेस खान, आपने हमें ज्वाइन किया। नौशाबा मनान चूँकि हर मौजू पर बेहतरीन तरीके से साइकोलॉजी के हवाले से बात करती है तो नौशाबा भी हमारे साथ इस टॉपिक में हमारे साथ मौजूद रहेंगी। और इसके अलावा एक केस भी आपके साथ हम शेयर करेंगे जिससे ज़ाती तजुर्बात के हवाले से आपके साथ वो अब कुछ अपने ज़ाती तजुर्बात भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मिसेस खान की तरफ चलते हैं। तो मिसेस खान आपसे ये जानेंगे, चूँकि आपका काम भी यही है, आप बच्चे बच्चियों का जो एक ताल्लुक़ जोड़ती हैं, लोगों को आपस में मिलाती हैं, ख़ानदानों, दो ख़ानदानों को एक करती हैं आप, तो ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है। मगर एक जो एक इम्प्रेशन है, एक चीज़ है जो हमें हर वक्त नज़र आती है, एक घर छोड़ के शायद 10 घरों में वही चीज़ नज़र आती है कि कभी भी सास और बहू का ताल्लुक़ अच्छा नहीं होता। तो इसकी वजह क्या होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताऊं। अब यह है कि टाइम्स हैव चेंज्ड, women आर एजुकेटेड। अब वो ज़माना नहीं रहा, पुराना ज़माना कि अब सास जो है बहू के ऊपर सख्ती करे, उसको मारे। और ये रिमोट एरियाज़ में ज़रूर होता होगा, बहुत विलेजेस वगैरह में ज़रूर होता होगा, लेकिन अगर आप लाहौर को और कराची को और बड़ी प्लेसेस लाइक इस्लामाबाद, पिंडी वगैरह को देखेंगे, वो जो मदर इन लॉज आर दे आर एजुकेटेड। उनको इतना सेंस है कि अगर हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो अपनी बहुओं को कुछ नहीं, देव गिवन, मैंने तो बहुत फ्री हैंड दिया हुआ है। whatever you like, whatever you want to do, you are free to do whatever you like. Wherever you want to go, you're driving the car. अपने बच्चों को पिक ड्रॉप करो, लेकर जाओ, लेकर आओ। बेचारी इतना काम करती है, मैं उसके ऊपर अब डंडा लेकर खड़ी हो जाऊँ? मैं तो नहीं मैनेज कर सकती सब चीज़ें बुढ़ापे में। मैं क्यों उसके ऊपर सख्ती करूं? किस बात के लिए सख्ती करूं? आई थिंक दिस इज़ नॉट राइट। अब वो इतनी होशियार हैं, अक्लमंद हैं, वो सब कुछ फेसबुक, वो सब कुछ देख रही हैं और उनको सब कुछ पता है। वो चीज़ें हम लोगों को नहीं पता जो उनको आज पता है। तो फिर औरतों को भी सोचना चाहिए, सासों को, कि वो माइल्ड हो जाए, वो बिल्कुल अपनी बहुओं को कुछ ना कहें, वरना घर का निज़ाम ख़राब हो जाएगा। अच्छा, अभी पिछले प्रोग्राम्स में मैं देख रही थी, बड़ा वावेला है, महंगाई है, ये वो। थोड़ा सा अपने मुल्क के लिए सैक्रिफाइस करना सीखो, थोड़ा सा सब्र करना सीखो। अगर टैक्सेस मैं होती ना, मैं हर एक थड़े वाले को, हर एक सब्ज़ी वाले को, हर एक पान वाले को भी 1-2 हज़ार रुपए सबको टैक्स देती और इस मुल्क को जान छुड़वा देती IMF से। लेकिन मिसेस खान, ये तो गुफ्तगू कहीं और चली जाएगी। अगर बात हो जाएगी इसी चीज के ऊपर, तो फिर भी बच्चियों के लिए भी मैं कल ग्रोसरीज लेने गई हूँ, लंगड़ा मुझे 100 रुपए किलो मिला, अच्छा टमाटर और अच्छा प्याज मुझे 40 और 35 रुपए मिला। मिसेस खान, हो सकता है 10 रुपए का चीज बढ़ गई है, तो यू हैव टू फेस इट। मिसेस खान, हो सकता है मेरा नौकर जो है, नौकर भी कमा रहा है, नौकर की माँ भी कमा रही है, उसका बाप भी कमा रहा है। हो सकता है जो सास और बहू का झगड़ा होता है, ये सास और बहू के आपस में बनती नहीं है। आपने टैक्सेस की खूब बात की, हो सकता है सास बहू पे शक करती हो कि ग्रोसरी में से बचने वाले पैसे की अपने बैग में रख लेती है। हो सकता है बड़े घरों में इसी बात पे झगड़ा हो जाता हो कि भाई सास कहती हो तुम पैसे रखती हो, बहू कहती हो मेरा शौहर कमा के लाता है, आप रखती होंगे पैसे। ये सारी चीजें तो होती रहती हैं घर में। जो सास और बहू का झगड़ा होता है या बनती नहीं है, उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, मगर हमारी साइकोलॉजी क्या कहती है, हमारे जहन क्या कहते हैं कि इतना खूबसूरत रिश्ता, 2 खानदान एक हो जाते हैं। हमारे रब ने इतना खूबसूरत रिश्ता ये बनाया होता है कि 2 लोगों को एक होना होता है, इतना पाक रिश्ता होता है। मगर नौशाबा, हम देखते हैं कि इस रिश्ते में प्यार तो दे, हाँ, बहुओं को प्यार देकर देखे, वो देखे, रिस्पांस विल बी पॉजिटिव। If you are negative, then response will be negative. होता है, लेकिन मिसेस खान कहीं पर ये भी होता है कि बहू भी कभी कभी सास को उस तरह से ट्रीट नहीं करती जिस तरह से वो अपनी माँ को करती है। नौशाबा, आपकी तरफ आएंगे। नौशाबा, ऐसा क्या होता है? कर सकती। सही। नौशाबा, ऐसा क्या होता है कि हम सारी ज़िंदगी इस चीज़ के लिए अपनी बेटी को तैयार करते हैं कि ससुराल में तुमने जाना है, सबकी खिदमत करनी है, सबसे प्यार करना है, सबसे मिल के रहना है, मगर कहीं ना कहीं पर बहू भी शायद माशरती रवैयों से तल्ख हो जाती है। कहीं ना कहीं पर सास भी माँ का किरदार कम और एक कड़ियल सास का ज़्यादा हमें निभाती हुई नज़र आती है। तो ये मसाइल हमारे माशरे में जन्म क्यों लेते हैं? का दें इसके ऊपर, अगर प्लीज़ थोड़ा सा, अगर हम इसको, जो हमारे लोग हमें देख रहे हैं, हमें एक चीज़ तो ये रियलाइज़ करना है कि हमारे एसेट्स, जो हमारी असासा है ना, हमारी कौम का, हमारे रिलीजन, हमारे कल्चर का, हमारा फैमिली सिस्टम है, यही हमने ट्रांसफ़र करना है। सही। इसको लेकर इसकी कुछ खामियां भी हैं और इसकी कुछ खूबियां भी हैं। एक सोसाइटी के अंदर जो फैमिली है, वो एक उसकी इमोशनल अटैचमेंट, वो मटेरियल भी दे रही होती है, एम्पावर भी कर रही होती है, इमोशनली भी। मॉरलिटी की जो कंपस है ना, जो मॉरलिटी का, वो सेट कर रहे होते हैं पेरेंट्स। मुझे थोड़ा सा आपके जो टॉपिक है, इसको मैं थोड़ा सा इख्तलाफ तो नहीं करूंगी इससे, लेकिन मैं ये, मेरी एक अपनी राय है और हमारे पास जो तजर्बात है, हमारे पास जो एक प्रोफेशनल, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने उसमें जो चीज़ असेस की है
कि देखिए कोई रिश्ते को हम प्लीज नहीं कह सकते कि माँ बुरी। कल जिस माँ ने अपने बच्चे को अगर खुदकुशी, तो हम पूरी दुनिया की माओं को बुरा नहीं कह सकते। हमारे यहाँ बहुओं का ये कह देना कि बहुएं बुरी हैं, बिल्कुल गलत बात है। हमारे यहाँ सासें गलत है, बिल्कुल गलत बात है। मैं एक चीज के ऊपर जरूर लेकर आती हूँ वापस इस टॉपिक को, कि हम रिश्तों के अंदर बुरे नहीं होते, किरदार, पर्सनालिटीज। आप ये देखें कि जो खातून या जो हजरत है, जो इंसान अगर अच्छा बेटा है वो या अच्छा इंसान है, जो एक बेसिक वैल्यूज जो हम अपने बच्चों को देते हैं, इज्जत दो, दूसरे की बेटी को इज्जत दो, और ये वैल्यू आप सेट कर रहे होते हैं। बेटी का ताल्लुक नहीं है इसमें, बेटे की तरबियत की भी जरूरत है। वो क्या होता है, वो ब्रिक है, वो जिधर भी आप फिक्स करेंगे सरवत, वो ब्रिक, वो अच्छा इंसान भी होगा, वो सोसाइटी को भी, अगर वो किसी जगह मुलाजमत कर रहा है तो उधर भी उसकी तारीफ होगी, सोसाइटी भी उसको, वो एक शख्सियत होती है, वो शख्सियत हर जगह अपना किरदार अदा करती है और अपनी खुशबू छोड़ती है। इसी तरह मेरे ख्याल में हमें बजाय इसके कि हम यहाँ पर एक लड़ाई में अपने जो देखने वाले हैं, एक तो ऑलरेडी इतना क्योस और इतना बेचारे नाउमीदी है, हमें नहीं ये बताना कि सासें बुरी हैं, हमें नहीं बताना कि बहुएं बुरी हैं, हमें ये बताना है कि हमने क्या वैल्यूज देनी है। और वैल्यूज देनी नहीं है कि बेटा आपने जाना है तो हांडी ऐसे पकानी है, आपने उठ के इतने बजे, आपने सब कुछ करना है। लेकिन ये कहाँ से सीख रहे होते हैं, ये आप अपनी फैमिली से लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन देखिए सरवत, एक चीज जो मुझे अफसोस होता है ना, जिधर हमारे पास केसेस जब आ जाते हैं जो सुइसाइडल हो जाते हैं, डिप्रेसिव हो जाते हैं, मैरिटल डिस्कॉर्ड, जैसे मैडम ने बात की कि इस्लामाबाद में अवेयरनेस आ गई है, आपको आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि सबसे ज्यादा केसेस मैरिटल डिस्कॉर्ड के इस सोसाइटी में है। आप एक्सपोजर कुछ और कह रहे हैं, बच्चियों में कंप्लाइंस ज्यादा है हमारे यहाँ, जो जाहिर है बच्चियों को अपनी फैमिली को लेकर चलना है, उन्होंने ज्यादा सुनना है फैमिली की बात को, उनको राय का हक उस तरह नहीं दिया जाता जितना लड़कों को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिस्टम है उसमें हम किसी एक जगह नहीं, हर एक जगह के अपने मसाइल हैं। उसमें यह है कि आप बच्चियों को शऊर और आगही दें। नौशाबा, मैं आपकी तरफ आती हूँ और मिसेस खान मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। इस वक्त हमारे साथ जब हम बच्चियों की बात करते हैं तो एक बच्ची हमारे साथ भी सेट पर मौजूद है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है। तो ज़िंदगी के मसाइल और ज़िंदगी की हकीकतें इनको किस तरह से देखने को मिली, इनकी माँ ने जो इनको तैयारियाँ कराई थी वो इनके ससुराल में कितनी कामयाब आई या कितनी कामयाब हो सकी अपने ससुराल में, उन तैयारियों को लेकर कितनी अपनी जगह बना सकी। वेलकम करेंगे आपको। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं हमारे देखने वालों को, और इसके साथ साथ बताएं आपकी शादी हुई है, कितना अरसा हो गया है, आपको ससुराल कैसा मिला, क्या कोई मुश्किल हुई आपको? मेरा नाम संदीहा है। ठीक है। मेरी शादी को 2 साल हुए हैं और मुश्किलात आई हैं डेफिनेटली। पेरेंट्स ने तो अपनी तरफ से सब कुछ सिखा कर भेजा। ठीक है। कि हमारे अच्छे के लिए हांडी रोटी बनाना सिखाई, हर एक चीज़ सिखाई, सफाइयाँ करना, जो घरेलू काम होते हैं सारे सीख लो, ससुराल में जाना है। हाँ भाई, ये काम ज़रूरी है, इनके बगैर नहीं गुजारा होता। ये सीख लिया, लेकिन आके प्रॉब्लम कहाँ पे आई, जॉब करनी पड़ी। हाँ, अब मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना था अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को। माँ ने बताया था बेटे जॉब भी करनी है? नहीं, हमारी फैमिली में नहीं था ये, और आपको जॉब करना पड़ गई। अच्छा। तो यहाँ पे आके प्रॉब्लम आ गई कि हांडी रोटी भी आती है, सफाइयाँ भी आती हैं, काम भी आते हैं, बाकी भी घर का थोड़ा बहुत ये वो सिलाई वगैरह भी, लेकिन कहाँ पे आके मसला आ गया जॉब करने में। अच्छा, तो अब जॉब भी करनी है और घर के काम भी करने रख लिया आपने काम करने के लिए? नहीं, मासी रखी तो है, लेकिन खाना वगैरह ये वो अच्छा, तो खुद करना है। जॉब भी करनी, खाना भी पकाना है। हाँ जी, मासी ने सिर्फ काम कर दिया थोड़ा बहुत, लेकिन खाना पकाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वो बहू का ही काम है, उसने ही करना है। वो जॉब से थकी हुई है या जो भी है उसी ने ही करना है। तो सास कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती? कॉम्प्रोमाइज़ करती भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करती है। डेफिनेटली ज़माना बदल गया है बहुत, सास भी करती है, लेकिन कुछ जगह पे हो जाता है कि नोकझोंक भी हो जाती है। तो हस्बैंड आपके सपोर्ट करते हैं कि हाँ, मेरी बीवी अगर सारा दिन किचन के अंदर जल कुड़ रही है, गर्मी में बैठी हुई है, हांडी रोटी कर रही है, तो नौकरी भी करके आएगी, सपोर्ट करते हैं वो, लेकिन फिर उनके लिए मुझे भी करना पड़ता है फिर।
अगर वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे भी करना आता पड़ेगा। होगा आपकी सास का? हाँ, कि वो भाई काम नहीं करती, काम नहीं करती। कभी ऐसा हुआ छुट्टी होती है तो दिल चाहता है कि यार आज मैं काम ना करूं, मैं सो जाऊं, आज मैं बहुत पूरा हफ्ता काम करके थकी हुई हूं। थकावट होती है पूरे हफ्ते की तो दिल करता है, लेकिन वीकेंड होता है या छुट्टी होती है तो गेस्ट आने होते हैं तो उनके लिए भी काम करने पड़ते हैं, खाना बनाना, सबको सर्व करना, सब कुछ मैनेज करना। कभी तकलीफ होती है कि यार मेरी माँ ने तो नहीं सिखाई थी मुझे ये चीज़ें, मेरी माँ ने तो सारी ज़िंदगी हांडी रोटी करना सिखा दी, क्योंकि माँ को तो ही था ना कि हांडी रोटी, खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई वगैरह ये चीज़ें होती हैं। अब उनको तो नहीं पता था कि अब आगे जाके नौकरी करना, ये वो बिल्कुल एक्सपीरियंस भी नहीं था। ठीक है, नौकरी भी करना, घर को भी संभालना, डबल हो गया। अच्छा, तो फिर उस जगह पे आके फिर प्रॉब्लम हुई। सारे दिन की तकलीफ लेके आप आती हैं अपने घर पे और फिर चूल्हे के आगे खड़ी हो जाती हैं। आके चूल्हे के आगे खड़ा होना। सास कहती है रुक जाओ, चलो आज मैं खाना बना देती हूँ। कभी कभी, ज़्यादा नहीं, लेकिन मोस्टली खुद ही करना पड़ता है, खुद ही करना है। बस वो हस्बैंड कॉम्प्रोमाइजिंग है, प्यार करते हैं। हाँ, तो फिर उनके लिए फिर हाँ ये भी बड़ी तकलीफदेह चीज़ होती है कि आपको ना चाहते हुए भी बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं। मिसेस खान, जब जिस तरह से हमारे साथ संदेहा मौजूद है, किसी की बहू है ये, तो ये बात एक तल्ख हकीकत जरूर है, ये बात बिल्कुल सही है कि एक तो घर का चूल्हा वो चलाए, एक तो वो घर का चूल्हा चलाए। मिसेस खान, इसकी माँ ने इसे नहीं कहा था कि तुमने जानना है। आई हैव बीन अ वर्किंग वुमन, आई हैव रेज्ड माय चिल्ड्रन। मैं वर्क करती थी, क्या मैं हांडी रोटी नहीं करती थी? मेरी सास तो बहुत स्ट्रिक्ट होती थी कि ये तुमने चमचा हंडिया पकाते हुए देगची के ऊपर कवर के ऊपर कैसे रखा? ये हांडी ऐसी होनी चाहिए कि इसके अंदर पता न चले कि इसके अंदर खाना बना हुआ है। तो वो हर दफा रोटी पकाने के बाद एक गद्दी सी बनाई थी, उसको लेकर वो तेल या घी से उसको साफ करती थी हर रोटी के बाद, और रोटी बना, और इतनी सिल्की रोटी होती थी जो दोपहर की रोटी आप रात को भी खा ले। क्या वो मेरी सास थी, उनके अंदर इतने तौर तरीके थे जो उन्होंने मुझे सिखाए। अच्छा। वो अब उस ज़माने में पानी बॉईल करके उन्होंने मलमल के कपड़े धोकर रखती थी, उससे हम नितारते थे, मतलब हम पानी साफ करते थे वो फिटकरी डाल के, और तब बोतलों में भरते थे। लाइफ वॉज टफ बट यू शुड हैव द करेज, यू आर यंग, यू कैन डू इट। ये क्या मसला लेकर बैठी है? क्या तुम नहीं जॉब करोगी? तुम घर में जाकर किचन नहीं देखोगी? मैं भी जॉब करती हूँ, मैं भी किचन देखती हूँ, मैं भी अभी भी गरम रोटी देती हूँ अपने शौहर को। ये व्हाट इज दिस? दिस इज लाइफ। व्हाट डू यू वांट टू सिट बैक एंड हैव अ नाइस टाइम? यू आर यंग, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू ग्रो, you have to teach your children, you have to be very hard working and dedicated। हमें अपने बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि तुम लेथार्जिक हो जाओ। देखिए मिसेस खान, you have to be very energetic। आज की लड़की में शायद थोड़ा सा फर्क आ गया हुआ है। वो कहती है अगर मैं बहू हूँ तो या तो मैं घर चलाऊंगी या फिर मैं जॉब करूंगी। देखिए जरा मुझे सर्वत नहीं, मेरी बेटी भी जॉब कर रही है, मेरी बेटी 4 नंदों को संभालती है, मेरी बेटी 40 लोगों की देख भी बना लेती है, क्योंकि मैंने उसको ऐसी ट्रेनिंग दी है। टफ, व्हाई शुड गर्ल्स बी टफ इनफ टू कोप अप विद द सिचुएशंस? यही तो हम सिखाते हैं अपने बच्चों को कि यस, व्हेन यू हैव टू गो देयर यू हैव टू कोप अप विद द सिचुएशंस ओवर देयर, अदरवाइज यू विल बी थ्रोन बैक। नुशाबा भी मुझे काफी गुस्से में नजर आ रही है बैठी हुई। नुशाबा नहीं सॉरी, गुस्सा नहीं, मुझे जरा बात करने का मौका देंगे, जरा बात करने का। मैं नुशाबा का गुस्सा भी थोड़ा सा ठंडा कर देती हूँ। मिसेस खान, लास्टली जो सास और बहू की नहीं बनती, नहीं निपती, उनसे मुताल्लिक कोई एक मैसेज छोड़ दीजिए। सासों को बहुत लिबरल होना चाहिए और लड़कियों को भी बहुत मेहनती होना चाहिए। हाय, मैं जॉब भी करती हूँ, मेरी बहू जॉब करती है, मेरा बेटा तो पायलट है, वो तो भाग रही होती है, कार ड्राइव कर रही होती है, बच्चा बीमार है, भाग रही है डॉक्टर्स के, आई वुड नेवर नो। तो वो तो मुझे सब कुछ बताती रहती है कि दिस इज व्हाट आई हैव डन नाउ, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। ये टॉपिक तो वाकई बड़ा तवील है, इसके अंदर बड़ी तफसील से बात करना होगी। वी आर वेरी लिबरल विद आवर डॉटर इन लॉज। बिल्कुल मिसेस खान, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। अब ये टॉपिक जो है इतनी बहस पकड़ चुका है कि अब नुशाबा और मिसेस खान को यहाँ स्टूडियो में लाहौर मेरे पास होना होगा और ये बहस तभी खत्म होगी कि कढ़ाइयाँ भी ला के दिखा सकती हूँ कि हम लोग क्या बनाते थे। आप मिसेस खान आपकी बचपन की चीजों के साथ, बहू बनने के बाद की चीजों के साथ, पूरी चीजों के साथ यहाँ पे लाहौर सेट पे बुलाएंगे। थैंक यू सो मच नुशाबा, आपका थैंक यू सो मच। मिसेस खान आपका भी बहुत शुक्रिया। लास्टली
लास्टली आप कुछ कहना चाहें उन सासों को जो इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, या उन बहुओं के लिए जो वाकई आपकी तरह इसी कंडीशन से गुजर रही है कि घर के चूल्हे के साथ साथ जॉब भी करती है? एनी मैसेज? घर का चूल्हे का साथ जॉब करना बुरी बात नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, लेकिन सास को भी चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज़ करे। कभी होता है इंसान बहुत ज़्यादा थका होता है, हाँ। तो उसका होता है कि आज चलो मेरे हिस्से का थोड़ा सा काम कर दिया जाए, या मुझे थोड़ी सी छूट दे दी जाए। इतनी सी छूट मिल जाए तो बंदा रिलैक्स हो जाता है। ये समझ से ऊपर है। थैंक यू सो मच संध्या, आप भी आई यहाँ पर। ये समझने से वाकई बात बिल्कुल दिमाग से ऊपर उड़ जाती है कि पूरी ज़िंदगी जो सास अपना पूरा घर संभालती है, ना जाने ऐसा क्या होता है कि बहू के आने के बाद वो पूरी जिम्मेदारी बहू के कंधों पर डाल दी जाती है और ख़ुद कहा जाता है कि अब शायद वो ये काम नहीं कर सकती। एक सास माँ बनकर रहे, एक बहू बेटी बनकर रहे, तो ज़िंदगी का और आपके घर का सुकून हमेशा कायम रहेगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना फीडबैक हमें ट्विटर और फेसबुक पेज पे ज़रूर दीजिएगा। कल तक की इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान में फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।